अब जो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, आप देखें कुछ टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये आप देखें, ये सिलेबस जो है आपके सामने, इसमें जो है ना ये काफ़ी लंबा चौड़ा आप लोगों को दिख रहा है, जबकि है ये बहुत छोटा सा सिलेबस। इसमें बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट किए इन्होंने। फॉर एग्जांपल देखें, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद पाकिस्तान रोल इन द रीजन, ये एक टॉपिक हो गया आपका। चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है, ये ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, ठीक है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी है, इसको हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। फिर आपका जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, सॉरी ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं है, ये वाला टॉपिक आपका, आप देखें, चैलेंजेस टू सोवरेंटी, ठीक है। फिर आपका है पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, इसमें इंडिया भी आपका आ जाता है। इन्होंने कहा एक्सक्लूड करें, लेकिन हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे। हम पाकिस्तान का जो है ना रिलेशनशिप जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, ठीक है, पहला तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला लेक्चर हमारा हो जाएगा एक। दूसरी बात, हमारा ये वाला लेक्चर हो जाएगा। अब ये वाला जो लेक्चर है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये 4-5 टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम देखें, हमने इसको लिखा है इस तरह से कि हम इसमें जो जियो स्ट्रेटेजिक आपकी जो वो है, आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और रिलेशंस, जितने भी आपके नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, लाजमी सी बात है उन्हीं रिलेशंस के तहत आपका जो चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स, आपका ये पाकिस्तान रोल इन रीजन, फिर आपका अल्लाह भला करे ये चेंजिंग रीजनल अपरेटस, ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी जब हम रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। ये रिलेशंस की बातों में तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पर नीचे जो है ना, हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इस तरह करके लिख लिए हैं, जिसमें हमने अपने हिसाब से सिलेबस को हमने डायसेक्ट कर लिया है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है ना सारे टॉपिक्स तो नहीं, एक दो टॉपिक्स इसमें रह जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा फ़िलहाल जो हमारा करंट टारगेट होगा, वो हमारी ये वाले टॉपिक्स होंगे। सबसे जो पहला टॉपिक होगा हमारा, वो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और रिलेशंस होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, भी हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हम देख लेंगे। और जो आपकी एक्सटर्नली है, वो रिलेशंस में आ जाएगी, ठीक हो गया। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हम देख लेंगे, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान भी इन्होंने 2 जगहों पर दिया हुआ है, ठीक है। वो हम जो इसके अंदर लाज़मी सी बात है, इनकी प्रॉब्लम्स देखनी है आपने, ठीक है। उसका आपने इम्पैक्ट देख लेना है, और आपकी जो है ना इसमें आपने सॉल्यूशंस आपने दे देने हैं। ये 3 चीज़ें ही होंगी इसके अंदर। तो इकोनॉमी की हम ये 3 चीज़ें हम देख लेंगे। एग्रीकल्चर देख लेंगे, वाटर क्राइसिस देख लेंगे, एनर्जी क्राइसिस, फिर डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ये हमारा जो टॉपिक होगा हमारा, इसके लिए हमें एक पूरी एक क्लास चाहिए होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारा एक टॉपिक होगा, जो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर सार्क है, ECO है, SCO है, ये तीनों हम ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे। फिर हमारा जो है ना वो कश्मीर का इशू हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो पोस्ट 9/11 पॉलिसी होगा, क्योंकि इसमें 2 USA एंड पाकिस्तान का जो रोल है वॉर ऑन टेरर में, ठीक है, वो जो है ना हम, ये भी एक टॉपिक है इसके अंदर, वो हम लेकिन डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पे उसकी मैंने वीडियो डाल दी है। तो सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। हमने ऐसे ही उस टॉपिक को तैयार किया है कि चाहे पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए या USA के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, तो आप दोनों सूरतों में आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। फिर हमारा एक और टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर, द रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, लीगल केसेस, रोल ऑफ हायर कोर्ट्स, ठीक है। हम केसेस देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे इसके अंदर, और हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इसके अंदर देखेंगे, ठीक हो गया। फिर सोशल प्रॉब्लम्स हम अलग से डिस्कस करेंगे, सोशल इशूज़ जितने भी हैं पाकिस्तान के, वो हम एक जो है ना उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ज़रूर। तो इस तरह से करके हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो है ना अपना वो टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, रिलेशंस विद नेबर्स, इकोनॉमिक इशूज़, हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी कि वाटर क्राइसिस, और एनर्जी क्राइसिस। फ़िलहाल जो हमारा टारगेट होगा वो यही टॉपिक्स होंगे, बाकी टॉपिक्स फिर हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक हो गया। ठीक है जी, तो अब हम अपना जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो हम अब देखते हैं लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा लैंड और पीपल, इसके अंदर हम
पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है वो इंटरनल यानी कि अपना जो डोमेस्टिक होगा इंटरनल इंटरनल इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। बाद में हम एक्सटर्नल इम्पोर्टेंस जो है ना वो बाद में देखेंगे। साथ में हम ठीक हो गया। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंटरनल देखेंगे, फिर हम एक्सटर्नल देखेंगे। एक्सटर्नल में आपका जो है ना रिलेशंस भी आ जाएंगे, तो ये भी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। जितने भी रिलेशंस हैं पाकिस्तान के वो हम इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो इंटरनल सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मैप दिखा दूं। मैप आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पे हमारा जो है ना वो पंजाब है, यहाँ पे हमारा सिंध है, ये आपका गिलगित बल्तिस्तान है और ये आज़ाद कश्मीर है। यहाँ पर आपका जो है ना वो ये तमाम इलाका जो है आपका ये KPK है। यहाँ पे पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। ये सिंध है तो यहाँ सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है, और ये आपका बलूचिस्तान है तो यहाँ पर बलोची लैंग्वेज बोली जाती है। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन भी लिखी हुई कि कितनी पॉपुलेशन है फ़िलहाल। जो इतने हमारे जो ऊपर वाले जो हमने लिखा हुआ है फिगर, ये हमारे जितने भी हैं ये हाउस होल्ड्स हैं हमारे, ठीक है। और ये जो है वो टोटल पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो ये है। आप लोग यहाँ से देखकर नोट भी कर सकते हैं इसको। और जो ये सिंध की पॉपुलेशन है ये भी यहाँ पे लिखी हुई है। ऊपर वाला जो है ये इसके हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो उसकी टोटल पॉपुलेशन है। इसी तरह से आपका जो बलूचिस्तान है उसका भी ये ऊपर हमने जो है ना वो लिखा हुआ है, इसका हाउस होल्ड्स हैं और ये इसकी जो है ना वो पॉपुलेशन है, ठीक है। KPK की ये जो है ना हाउस होल्ड है और ये इसकी जो है ना वो पॉपुलेशन है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना वो मैप है, ये ज्योग्राफी है पाकिस्तान की। आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों ने नोट करना है। तो ये वही वाली चीज़ें हैं जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो ये अब हम देखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान है उसके अंदर इम्पोर्टेंस उसकी क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास जो सिस्टम है हमारा, इस सिलेबस में आप लोगों को दिखा दूँ कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ज्योग्राफ़ी है। ज्योग्राफ़ी हमने इंटरनल तो देख ली। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हमने जो ज्योग्राफ़ी है इसकी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ज्योग्राफ़ी है हमने वो डिस्कस कर ली है। अब इसकी जो सोसाइटी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसके अंदर एग्रीकल्चर की क्या क्या जो है ना प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम बाद में देखेंगे और जो है ना इसको हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम फ़िलहाल आप लोगों ने ये समझना है बात को कि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी है उसका हम एक जो है ना ओवरव्यू ले रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, उसके कितने सूबे हैं, ठीक है। अब फिर डिटेल में हम इन्हीं चीज़ों को बाद में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका लिंक इकनॉमी के साथ है, तो इकनॉमी को फिर लाजमी सी बात है बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एजुकेशन है आपका, ये एजुकेशन भी फिर ये चीज़ें डिटेल में जो है वो बाद में डिस्कस हो जाएंगी। फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसकी सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी में आपका कल्चर भी आ जाएगा और आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने ज्योग्राफी देख ली पाकिस्तान की, जो इंटरनल जो ज्योग्राफी थी वो देख ली हमने। अब हम देखते हैं कि इसकी सोसाइटी कैसी है। यहाँ पर आपको पता है रिलीजन्स कौन कौन से हैं। आपके हिंदू हैं यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे बहेस हैं, सिख्स हैं और बुद्धिस्ट हैं। ये यहाँ पर तमाम हमारे पास रिलीजन्स हैं। इनमें जो डोमिनेंट रिलीजन है हमारे पास वो कौन सा है वो हमने लिखा ही नहीं है माशाल्लाह से। तो वो आपका जो है ना वो इस्लाम है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डोमिनेंट यहाँ पे जो रिलीजन है वो यही है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस हैं हमारी। लैंग्वेजेस आप लोग देखें, अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर रिलीजन्स हैं। बुद्धिस्ट आप लोगों को पता है, बहाइस एक ऐसा रिलीजन है यहाँ पर। ये एक जो है ना यूनिक सा नेम है। आप लोगों को बता दूं कि जो ये ऐसा रिलीजन है, ये कहता है कि भी तमाम जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे ठीक हैं, उन सबको ही जो है ना वो फॉलो करें। और तमाम रिलीजन्स की जो कॉमन चीज़ें हैं इन्होंने निकाल ली हैं उनकी, ठीक है, और उन पर अमल करते हैं। जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें जब तमाम रिलीजन्स की निकाल कर उसको जो है ना ये एक अलग से रिलीजन बनाया गया है। इसको बहाइस फेथ भी कहते हैं, ठीक है। ये बहाइस फेथ जो है ना हमारा, ये इस तरह का एक रिलीजन है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको पता है मुस्लिम कंट्री है तो इसलिए इस्लाम यहाँ पर जो है वो हमारा डोमिनेंट रिलीजन है। लैंग्वेजेस हमारे पास क्या है,
पॉपुलेशन मैंने आप लोगों को बता दी, जितनी भी पॉपुलेशन है सबको आप लोग जो है ना वो ऐड कर लें तो आप लोगों के पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। अच्छा जी, पंजाबी यहाँ पर बोली जाती है, 48% लोग जो है वो पंजाबी बोलते हैं। सिंधी वो 12% लोग बोलते हैं। सराइकी जो है वो 10% लोग बोलते हैं। सिंधियों की जो डोमिनेंट जगह है वो सिंध है, और पंजाब की आप लोगों को पता है पंजाब है। ये लोग सिंध में भी होते हैं, और आपका बलूचिस्तान में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना वो 12% लोग हैं हमारे पास, यानी कि सबसे ज़्यादा तो पंजाब है, पंजाबी है। फिर हमारे पास जो दूसरे नंबर पर जो लैंग्वेज है वो 12% सिंधी है। सराइकी यहाँ पे 10% बोला जाती है। बहुत से आप लोगों को पता है कि जो बलोच हमारे पास जो बलोच ट्राइब है उसकी जो बहुत सारी अक्सरियत, जैसे कि रिंद है, इसमें एक जो है ना कास्ट है, ये लोग भी अक्सर सराइकी बोलते हैं। तो सराइकी इसीलिए बहुत सारे बलोचों की भी ज़ुबान है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो बलोची है, फिर बलोची आप लोगों को पता है 3% बोली जाती है। अच्छा जी, तो ये बलोची आपके पास 3% हमारे पास है। फिर हिंदको है हमारे पास जो कि 2% बोली जाती है। बरावी जो है हमारे पास वो 1% बोली जाती है। हिंदको आप लोगों को पता है ज़्यादातर कश्मीर में बोली जाती है, और आपका जो है ना केपीके साइड पर आपका यहाँ पे हिंदको की जो है ना वो काफ़ी जो है ना लोग यहाँ पर आबाद हैं। फिर आपका जो है ना वो फिर आपका जो है ना बुरुशाशकी जो है ना एक लैंग्वेज है यहाँ पर, और पर्शियन, ये दोनों मिलाकर जो है वो 8% लोग इनके भी हैं, ठीक है। यानी कि उर्दू और ये आपका बुरुशाशकी और पर्शियन, यानी कि आपको पता चला कि पर्शियन भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। 8% बनता है दोनों को मिलाकर, यानी कि ये, ठीक है। तो ये 8% इसका भी है, उर्दू का भी, यानी उर्दू के मुकाबले में है पर्शियन, और आपका ये पश्तो भी यहाँ पर 8% है। हमने देखा कि जो बलोची है वो सिर्फ 3% है यहाँ पर। वजह उसकी क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपका सराइकी बोलते हैं वो आपका बलोची भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बलोच लोग होते हैं। तो सराइकी आप लोगों को बलूचिस्तान में भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया। फिर आपको पंजाब में भी मिल जाएंगे। पंजाब में भी जो बलोच हैं आपके, वो आपके ज़्यादातर इस सराइकी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें डेरा मुराद जमाली है, सॉरी डेरा गाजी खान है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो, तो डेरा मुराद जमाली जो है ना वो आपका, वो वहाँ पर भी जितने लोग हैं बलोच लोग ख़ास तौर पे, वो DMJ यानी कि डेरा मुराद जमाली में यहाँ पर भी बहुत सारे बलोच हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो आपका सिंधी सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सिंधी भी हैं आपके यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि बलोच ट्राइब जो है वो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सराइकी भी हैं, उनमें बलोची भी है, बरावी भी है, और आपका जो है ना आपका ये सिंधी भी है। ये तमाम लैंग्वेजेस बलोच लोग बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर आपका जो है ना वो, अब हम देखते हैं कल्चर, पाकिस्तान का जो कल्चर है वो क्या है। यहाँ पर आपको पता है रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पर रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब कि आपको पता है यहाँ पे इस्लाम, मैंने आप लोगों को बता दिया कि डोमिनेंट रिलीजन है, और इंटरनेट हमारा बिल्कुल जो है ना वो, अच्छा जी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंटरनेट चला गया था, पता नहीं क्या मसला है इंटरनेट को। रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है, इस आप लोगों ने इस बात को बहुत जो है ना एहतियात से समझना है कि इस्लाम यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन है, ठीक है। कल्चर, हमारे पास जो कल्चर हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। सिंधियों का अपना है, बलोचों का अपना है, पठानों के अपने कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं उनके, और आपके जो एक रह गया आपका पंजाबी, ठीक है। ये पंजाबी जो है ना वो, पंजाब लाहौर वालों का आप लोगों को पता है अपना कल्चर है उनका। यहाँ पर इन जो है ना डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कल्चर्स के अंदर, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्मिटी है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये क्यों है? अच्छा जी, तो ये इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है, मेरे हाथ में है नहीं। अच्छा, तो हमने ये बात की कि कल्चर ऑफ पाकिस्तान, इसमें रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है। आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, और आपका पठान है। इतनी जो है ना वो डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे पास जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी है। आप लोग देखते हैं जब रमज़ान आता है तो सब जो है ना वो एक हो जाते हैं। ईद आता है, ईद आती है, ईद पे सब एक हो जाते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। और फिर जो है ना जैसे कि ख़त्म नबूवत, अभी ये जो है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर भी आपको पता है तमाम लोग यकजा होते हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर सेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। शिया,
आप लोगों को पता है शिया सुन्नी जो है ना वो एक बहुत बड़े जो है ना वो पाकिस्तान के मुसलमानों के मेन सेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में भी हैं ये। इसी वजह से यहाँ पर फिर भी आप लोग देखते हैं कि रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी अब तक बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। लैंग्वेज, आपको पता है हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये बात यहाँ पर ज़रूरी है उर्दू के लिए, मेरे ख्याल इसके अलावा और कोई बात ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास फिर लिटरेचर है, पोइट्री है, ये बातें आप लोगों ने देख ली। बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है इंटरनेट की, उसके लिए मैं आप लोगों से, मैं तो नहीं करूँगा माज़रत, पिक्सल वालों को ज़रूर करना चाहिए माज़रत। तो ये आप लोग देखें लिटरेचर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर और पोइट्री कैसे आप लोगों ने देखा, जैसे कि हमारे पास उर्दू लिटरेचर बहुत ही बेहतरीन किस्म का उर्दू लिटरेचर है, ठीक है। उसी के ऊपर हमारे जो है ना वो यहाँ पर एक मशहूर जो है ना वो हमारे पास जैसे कि खलीलुर रहमान, इस तरह के लोग हमारे पास हैं आजकल के दौर में। फिर आपका उमेरा अहमद, ये जो है ना बहुत अच्छे जो है ना वो राइटर्स हैं, ठीक है। लिटरेचर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। पुराने जो गुजरे हैं वो भी देखते हैं। पोइट्री, पोइट्री के अंदर भी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर महा, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर और पोइट्री, इसके अंदर हमारे पास जो मशहूर लोग हैं वो लाल शाहबाज कलंदर है, दाता गंज बख्श, ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़, फिर आपका बुल्ले शाह। ये हमारे पास जो फेमस लोग हैं ना जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया। और आजकल के दौर में आप लोगों को पता है एक मशहूर जो शायर हैं वसी शाह, ठीक है, फैज़। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह आप लोगों को बहुत सारे लोगों के नाम तो वैसे ही पता होंगे आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने फिर यूज़ करने हैं। अगर आप लोगों को इससे कोई मुतालिक कोई बात आप लोगों को रेफ़र करनी पड़ जाती है, तो फिर आप लोगों ने ज़रूर इस बात को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्रेस, आप देखते हैं ड्रेस यहाँ पर कितने किस्म के, शलवार कमीज़ है, कुर्ता पजामा है। फिर जो कॉलोनियल जो इम्पैक्ट हमारे पास पड़ा है, हमारे ऊपर पड़ा है, जो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना कॉलोनी रही हैं ब्रिटिश की, तो उसका भी हमारे ऊपर असर काफ़ी पड़ा है। फिर आप लोग माने या ना माने, ठीक है, ये अभी आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, फिर से बता देता हूँ। लैंग्वेज हमारे पास जो है ना वो उर्दू हमारे पास वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। लिटरेचर में हमारे पास उमेरा अहमद, खलील उर रहमान और बहुत सारे गुजरे हैं। इसके ऊपर आप लोग गूगल पे सर्च करें तो पाकिस्तान के आप लोगों को काफ़ी जो है ना लिटरेचर पर एक्सपर्ट लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। वसी शाह शायर हमारे गुजरे हैं, फैज़ अहमद फैज़, फिर लाल शहबाज कलंदर, दाता गंज बख्श, शाह अब्दुल लतीफ़, बुल्ले शाह, ये तमाम लोग, और भी आप लोग इसके अंदर नाम ऐड कर सकते हैं। तो इनकी अगर आप लोग एक एक दो दो शायरियाँ भी आप लोगों को आती हों तो भी बहुत अच्छी बात है। ड्रेस हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा है शलवार कमीज़, शलवार कमीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पहना जाता है। एक डोमिनेंट ड्रेस जो है ना हमारा वो शलवार कमीज़ है। कुर्ता पजामा भी है हमारे पास, जो कराची में बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वैल्यू दी जाती है सिंध साइड पे। कॉलोनियल इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ा है उसमें हमारे पास जीन्स है। जीन्स आप लोगों ने देखा है एक अब जो है ना वो नया बढ़ता हुआ फैशन है जो कि शलवार कमीज़ को चैलेंज कर रहा है। अब और क्या है हमारे पास, हेयर कट्स आप लोग देखते हैं, ठीक है। फिर एडवांस्ड मेकअप टेक्निक्स हमारे पास हैं, ठीक है। एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड हमारे पास है। ब्यूटी का स्टैंडर्ड हमारे लिए किन्होंने बनाया, एक जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने हमारे लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ताकि हम वही चीज़ें अपनाएं और उनकी आइडियोलॉजीज़ उनके कल्चर्स को हम अपनाएं, तो ताकि उनका कल्चर फैले दुनिया में। फूड हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के फूड हमें आपको पता है मिल जाते हैं। बिरयानी यहाँ पे, चाट, सीख कबाब यहाँ की जो है ना वो, ये एक जो है ना वो मशहूर, और पाकिस्तान के जो है ना वो, पाकिस्तान का इसके ऊपर जो है ना वो है खड्डी कबाब, ये भी पाकिस्तान की एक डिश है बहुत ज़बरदस्त। सज्जी, आप लोगों को पता है इसमें लहड़ी सज्जी वाले जो है ना वो काफ़ी मशहूर लोग हैं। ना सिर्फ ये कि आपके बलूचिस्तान में बल्कि जो बलूचिस्तान से बाहर आपके और सूबे हैं वहाँ पर भी लहड़ी सज्जी काफ़ी मशहूर है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें हमारे पास कैलीग्राफी, जो अरबिक कैलीग्राफी आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा खूबसूरत खूबसूरत लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना कैलीग्राफीज़ हैं उसमें लोग लिखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, मुझे भी एक थोड़ी सी आती है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने उमेरा अहमद का नाम लिखा था, तो ये उमेरा अहमद, इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा अक्सर। तो ये जो है ना वो इस तरह की कैलीग्राफीज़ होती हैं। तो फिर जो है ना ये, फिर हमारे पास नक्काशी, नक्काशी क्या है आप लोगों ने देखा होगा, टाइल्स के ऊपर डिज़ाइंस बने होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कारपेट्स के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, तो इसको हम नक्काशी कहते हैं, ठीक है। इसको हम
आज के दौर में आप लोगों ने देखा है प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं, तो ये प्रिंटिंग जो है ना वो प्रिंटर ने इसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो ओवरकम करने की कोशिश की है। ग्लास चूड़ियाँ, ये भी पाकिस्तान का एक जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है ना आर्ट है। आप लोगों ने देखा है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, चूड़ियों से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर आपको पता है, और आपका जो एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना उसकी मांग है। ख़ास तौर पे जो आपका जो बलोची ड्रेस है, ये आप लोगों को पता है कि बहुत ही जो है ना ये इसकी बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है इसकी। फिर पॉटरी है, ये भी जो है ना मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके अपने जो है ना आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अपने स्टाइल्स हैं, उसी स्टाइल में लोग पॉटरी करते हैं। स्पोर्ट्स आप लोग देखते हैं यहाँ पे रेसलिंग है, टाकरा एक जो कहते हैं हम टाकरा, ये पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर आप लोगों को पता है रेसलिंग टाइप ही होती है, ये भी पहलवान जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये पहलवान पहलवानी इसको कह सकते हैं आप लोग। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है हो गया। फिर और जो हमारे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, जो हमारे लोकल लेवल स्पोर्ट्स, उसमें गुल्ली डंडा है, फिर कैंचेबाजी, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये जो इस तरह के गोल गोल होते हैं कैंचे शीशे के, फिर इसको जो है ना मारना होता है, ये भी हमारे यहाँ के जो लोकल जो स्पोर्ट्स हैं वो हैं हमारे, ठीक है। और बहुत सारे आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। लोकल लेवल की अगर बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो आपका हॉकी आएगा, फुटबॉल आएगा, क्रिकेट आएगा, आपका जो कुश्ती यानी कि रेसलिंग आ जाएगा, वॉलीबॉल आ जाएगा, ठीक है। ये नेशनल जो है ना वो, फिर जो आपका जो नेशनल जो आपका स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, वो हॉकी है, ये भी याद रखना है बात को। हमारे अब देख लेते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास। कोल हमारे पास जो है वो 175 बिलियन टन्स मौजूद है, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है हर साल 11% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो रिज़र्व्स हैं कोयले के वो पूरा कर देते हैं। जितने भी हमारे रिज़र्व्स हैं वो हमारे काम आ जाते हैं, सिर्फ 11% हमारी जो नीड है उसको मीट करने के लिए। नेचुरल गैस यहाँ पर है, नेचुरल गैस, सुई तो आप लोगों को पता है, सुई एक ऐसा नाम है जो कि गैस के साथ ही मशहूर हो गया है। अब आप किसी को सुई का नाम लेना तो फ़ौरन उसके दिमाग में जो है ना वो गैस आती है। तो सुई आप लोगों को पता है, ये डेरा बुक्टी के जो है ना वो, ये आप लोग मैप देखें छोटा सा, यहाँ पे मैंने मैप बनाया, तो ये बलूचिस्तान से फिर जो है ना यहाँ पे कराची तक, यहाँ पर जो है ना ये इतनी बड़ी इसकी जो है ना वो हमारे पास ज़खायर हैं, जो 650 किलोमीटर बनता है। 650 किलोमीटर हमारे पास जो है ना वो इतनी लंबी एक लाइन है जो कोयले से रिजर्व्ड है, ठीक है। सुई गैस फील्ड, आप सॉरी, ये गैस हमारे पास गैस के रिजर्व है, तो सुई गैस फील्ड, ये सुई गैस फील्ड क्या है, ये वही है जहाँ पर ये लोग अपने गैस वगैरह के काम करते हैं। सुई के अंदर ये लाजमी सी बात है, ये डेरा बुक्ती यहाँ पर है, तो इसके अंदर है ये मामला। फिर पंजाब के अंदर हमें गैस मिलती है ढोडक के मकाम पर, ठीक हो गया। तो ये सुई और ढोडक ये दोनों मशहूर जगह हैं जहाँ पर हमारे पास गैस हो। ऑयल, ऑयल हमारे पास 1964 में अयूब ने जो है ना ड्रिलिंग शुरू की थी, और उसके नतीजे में ये पोटोहार, जो आपका इस्लामाबाद के करीब ही एक जो है ना वो आपका इलाका है पोटोहार, यहाँ पर आपको पता है हमें ऑयल के रिजर्व्स भी मिले हैं। तो ये जो जितने भी हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स हैं वो हमारी 15% जो नीड है उसको वो पूरा करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए वो काफ़ी नहीं है, हमें फिर लाजमी सी बात है हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑयल ढुलियोन में है, कोट कोट मयाद में है, ठीक है, अटक में है, चकवाल में है, बादीन, हैदराबाद, इन जगहों पर भी आपको ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो और क्या क्या चीज़ें हैं, और नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारे पास केपीके में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, और बलूचिस्तान, चारों जगहों पर है। जो हमारे पास मेजर डैम्स हैं वो ये मैप आप लोग देखें, तो ये जो मैप का रीजन है यहीं पर इसी लाइन से आपको ये 6 इंपॉर्टेंट जो मेजर डैम्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। जिसमें हमारे पास जो है ना वो द्यामर भाषा है, द्यामर और भाषा दोनों डैम्स हैं, तरबेला है, मंगला है, ठीक है। फिर आपका ये बुंजी जो डैम है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास मेजर डैम्स हैं, इससे हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी भी खूब हमारे पास आ जाती है। फिर हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट की हमारे पास आपको पता है केवड़ा के अंदर आपको पता है कान है इसकी नमक की, और वहाँ पर आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी हमारी काफ़ी हद तक आ जाती है।
क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं नमक के लिए, और नमक आपको पता है खेवड़ा में मिलता है झेलम के मकाम पर। ये 160 किलोमीटर लंबी कान है इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक की। ठीक हो गया। फिर आप जो अगली एक और कान है आपकी, वो वर्चा में है। वर्चा खुशाब का एक इलाका है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉल्ट। गोल्ड हम देखते हैं, गोल्ड आपको पता है रिकोडेक, रिकोडेक बहुत मशहूर जो है ना, वो एक हमारे पास एक लाइन है, रिजर्व है गोल्ड की। ये चागी में है। चागी जो है बलूचिस्तान का इलाका, वहाँ पर है ये। वहाँ पर इसके ऊपर जो है ना काम भी जारी है, सोना वहाँ से निकाल रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो आपका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पर गोल्ड का। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ गोल्ड बल्कि कॉपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और ये इनकी जो वर्थ है वो $260 बिलियन। यानी कि आप पाकिस्तान जो है ना वो अगले जो है ना वो 50 साल तक, 60 साल तक या इससे भी ज़्यादा का अच्छे से सरवाइव कर सकता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है अगर ये सारा सोना निकाल लिया जाए। फिर जिप्सम है हमारे पास। अयूब खान का आपने सवाल किया है। अयूब खान जो है ना वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, मार्शल लॉ लगाया था इसने। ये फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल जो हम एवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन का जो हम देखेंगे ना, उसमें हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। वो एक आपका लंबा सा टॉपिक है और वो काफ़ी एस्पेक्ट्स आपके कवर कर लेता है। अच्छा जी, सॉरी, इंटरनेट का जो है ना वो चलता रहता है मामला, बार बार आप लोग खुद समझदार हैं कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए मैं भी चुप हो जाता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो जिप्सम है, क्या है यार, इसको सेट करें। ठीक हो गया। अब आप लोग देखते हैं कि हमारे पास हमने गोल्ड का भी देख लिया कि गोल्ड के हमारे कितने रिजर्व्स हैं। जिप्सम देखते हैं, जिप्सम हमारे पास कहाँ कहाँ है। जिप्सम का काम क्या है? जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि जो खादें होती हैं ना, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपका जो है ना वो जिप्सम से बनाई जाती है। ठीक हो गया। फिर आपका सीमेंट है, ये भी जिप्सम इसके अंदर डाला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर भी जिप्सम का आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये हमारे पास, ये भी मियांवाली में, डेरा गाजी खान में, कोहाट में, रोहड़ी में, कोयटा और सिब्बी में जिप्सम आप लोगों को भरपूर तादाद में मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खासा जो है ना पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। वो डिस्कस करते हैं आयरन ओर। आयरन ओर 8 नंबर पे हमारे पास काला बाग का। आयरन ओर का इस्तेमाल क्या है? जितने भी आपके जो है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। और आपको पता है आयरन ओर के लिए तो काफ़ी जो मशीनरी है, जितनी भी आपकी मशीनरी है वो तमाम की तमाम आयरन से बनाई जाती है। काला बाग में हमारे पास है, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में है, चित्राल में है आपका खुशदार। ये खुशदार लिख दिया मैंने, असल में खुशदार है। खुशदार के मकाम पर भी, और मुस्लिम बाग में, यहाँ पर आपका जो है ना वो आयरन ओर के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। उसके अलावा हमारे पास चिनियोट जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। क्रोमाइट देखते हैं। क्रोमाइट क्या चीज़ है? क्रोमाइट भी आपके आयरन को बनाने के या स्टील बनाने के लिए आपका जो है ना वो क्रोमाइट इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको पता है जहाँ आयरन मिलेगा वहाँ ये भी मिलेगा। मुस्लिम बाग में मिलेगा, ये आपको चागी में मिलेगा, खारान में मिलेगा, मालाकंड और नॉर्थ वजीरिस्तान जो आपका अब केपीके का एरिया बन चुका है, पहले ये फाटा का एरिया था। यहाँ पर आपको जो है ना वो आपका क्रोमाइट मिल जाएगा काफ़ी। ठीक हो गया। कॉपर देखते हैं। कॉपर काफ़ी जो है ना वो इस्तेमाल करने की चीज़ है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स जितने भी हैं। सेंदक, सेंदक हमने जो है ना वो डिस्कस नहीं किया। गोल्ड भी यहाँ पर है। ठीक है। गोल्ड के भी रिजर्व हैं। सेंदक, बहरहाल यहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा, चागी में भी मिलेगा। सॉरी, असल में मसला ये है कि मैं बार बार आप लोगों को क्या एक्सप्लेनेशंस दूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इंटरनेट का इशू है। इतवार के दिन इंटरनेट का इशू होता ही होता है। ठीक है। तो बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। कॉपर हमने डिस्कस कर लिया था, और गोल्ड के रिजर्व जो है ना वो सेंदक में भी हैं और चागी में और बलोच में। ठीक है। सॉरी, ये बलूचिस्तान में, ये दोनों इलाके सेंदक और चागी। इनका मकसद क्या है? ये इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइमस्टोन सीमेंट और पेपर बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। झेलम के अंदर है, डीजी खान में, मुगल कोट, फिर हैदराबाद और मंगू पीर। यहाँ पर जो है ना वो लाइमस्टोन के काफ़ी सारे रिजर्व्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा जी। तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने बात की थी लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन हमारा जो है ना वो कवर हो गया था हैदराबाद, मंगू पीर वगैरह में। इसकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके यहाँ पर
यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी खान, मुग़ल कोट, हैदराबाद। यहाँ पर इनके जो है ना वो रिज़र्व्स मौजूद हैं। मार्बल की बात कर रहे थे हम लोग। मार्बल का काम क्या है? ज़्यादातर ये कंस्ट्रक्शन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका जो चाक़ी के रिज़र्व्स हैं, मर्दान में हैं, सवात में हैं, खैबर एजेंसी जो है आपकी, उसके अंदर भी ये आपके जो है ना रिज़र्व्स इसके मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर आप लोग देख सकते हैं कि 43% ऑफ जीडीपी है। तो ये 43% बनता है हमारे जीडीपी का। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो एक साल के अंदर जो आपके जो गुड्स होते हैं, वो कितने जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उसकी जो टोटल वर्थ होती है वो आपकी जीडीपी होती है। तो टोटल प्रोडक्शन में आपका 43% जो है ना आपका वो एग्रीकल्चर का होता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास वीट है, कॉटन है, राइस है, फिश तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइंड हैं, जैसे कि कॉटन, राइस और फिश, ये हमारे जो है ना वो एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। शुगर केन हमारे पास, मेज़ जो है, और फ्रूट में हमारे पास ऑरेंज, मैंगो और एप्रिकॉट, ये तीन हमारे जो ऐसे जो फ्रूट्स हैं जो कि बाहर हम जो है ना उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ऑनियन और आपका जो मिल्क, ये हमारी जो एशिया के अंदर जो ऑनियन और मिल्क मार्केट है वो पाकिस्तान ही है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, और भी लाजमी सी बात है एग्रीकल्चर के अंदर और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो है आपकी वो मेन चीज़ें हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों से ही हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिनमें कॉटन है, राइस है और शुगर केन आपका है, मैंगो। ये जो फ्रूट्स हमने बताए हैं, ये फ्रूट्स हमने और भी हैं, लाजमी सी बात है, लेकिन ये मेनली वो फ्रूट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों को ये बेच देते हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं इसमें, लेकिन मेन मेन जो है वो यही हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री हमारे पास बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री के अंदर आपने जो है ना, लाजमी सी बात है, सिलेबस के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसके अंदर इंडस्ट्री लिखा है, सिर्फ सिलेबस के अंदर सिर्फ इंडस्ट्री लिखा है। तो इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो ये है, लेकिन हम इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिस्कस किया हुआ है सिलेबस के अंदर भी मेंशन्ड है, इसलिए जो इंडस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा, इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और वो और सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास कॉटन जो है ना उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्लॉथ की। आप लोगों को पता है जो टेक्सटाइल आपकी जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की बहुत मशहूर इंडस्ट्री है। इसमें फैसलाबाद और लाहौर और कराची, ये तीन मुल्क, बड़े जो मुल्क हैं, इनके अंदर जो है ना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाती है। ठीक हो गया। फिर टूरिज़्म, हमारे पास टूरिज़्म के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टूरिज़्म, हम बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम जो है ना, लाजमी सी बात है, अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स का भी एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है। बहुत ही मशहूर हमारे पास हिल्स हैं। ठीक है। इसमें K2 आपका आता है, नंगा पर्वत, ये जो है ना आपके मशहूर जो है ना वो पहाड़ हैं। ठीक है। वैलीज़ आपकी जो है ना बहुत मशहूर है। आपकी कश्मीर कश्मीर आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वैली है एक। लेक्स आपकी हैं जो है ना, आपकी बहुत मशहूर जो है ना एक लेक है सैफुल मलूक। ठीक है। और बहुत सारी लेक्स हैं हमारी जो है ना पाकिस्तान के अंदर, खूबसूरत जो है ना, वहाँ पर बहुत सारी। आंसू लेक, एक आंसू लेक भी है, ये भी मैंने एक नाम सुना हुआ था, आप लोगों को मैंने बता दिया। वाटरफॉल्स हमारे पास ये भी बहुत सारी हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने पीपल भी देख लिए, हमने सिलेबस अगर आप लोग देखें तो हमने लैंड भी देख ली इसकी, पीपल भी देख लिए, ज्योग्राफी भी हमने इसकी देख ली, सोसाइटी भी हमने देख ली, नेचुरल रिसोर्सेज हमने देख लिए, इसके एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमने बात कर ली। लेकिन हमने बात की कि इसमें हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे ज़रूर। ठीक है। इंडस्ट्री का भी हमने ओवरव्यू ले लिया है। एजुकेशन का हमने जो है ना ज़्यादा ओवरव्यू नहीं लिया है, क्योंकि ये एजुकेशन की जो है ना लाजमी सी बात है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वही आपने देखनी होंगी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सॉल्यूशंस देने होंगे आपने। क्योंकि एजुकेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस तरह से डिस्कस की जाए। ठीक है। वो कोई रिसोर्स में नहीं आती एजुकेशन। तो फिर हम एजुकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं, एजुकेशन विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स। देखें, अब प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो वो फिर हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, ये बात के लिए छोड़ते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम एग्रीकल्चर और एजुकेशन, इसको हम बात के लिए छोड़ते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इस टॉपिक के अंदर।
अब जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारी जो हिस्ट्री पाकिस्तान की, जो पोस्ट पार्टीशन से जो आपकी हिस्ट्री शुरू होती है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, पिछले लेक्चर में हमने पाकिस्तान को बिल्कुल आज़ाद करवा दिया था। हम 1947 के पीरियड तक हम पहुंच चुके थे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम 1947 के जो बाद का एरिया है, जो जिसको हम पोस्ट पार्टीशन कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट पार्टीशन अब हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, ये इसमें भी आपके रिलेशन के एलिमेंट के बगैर ये टॉपिक पॉसिबल नहीं है। चेंजिंग रीजनल अपरेटस जो आप देखते हैं, वो तभी देखते हैं जब आपके जो है ना वो रिलेशंस, या ख्वाह वो इंटरनल आपके रिलेशंस हों या एक्सटर्नल आपके रिलेशंस हों, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो इंटरनल रिलेशंस हमने एक तरह से देख लिए, जिस तरह से हमने कल्चर्स डिस्कस किए, हमने जो है ना आपका अल्लाह भला करे इकोनॉमी को, अब सॉरी, ये आपके लैंग्वेज, आपकी जो है ना रिसोर्सेज, ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की इंटरनल रिलेशंस में आपकी आ जाती हैं। फिर इंटरनल रिलेशंस के ऊपर और क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ये बाद में भी हम ज़रूर, जब ये पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा का जितना भी हमने अपने हिसाब से डायसेक्ट किया है, तो उस हिसाब से जब हम ये सिलेबस हम कवर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि पास्ट के जितने भी पेपर्स हैं, वो आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैंने इस सिलेबस के अंदर बहुत सारी जो है ना मॉडिफिकेशन की हैं, वो सिर्फ इसीलिए की हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ी सी। अब देखें, ये आपकी जो आती है पाकिस्तान एंड इंडियन रिलेशंस, ये आपके रिलेशनशिप्स आ गए इसके अंदर। चैलेंजेस टू सोवरेंटी, इसमें भी जब तक आपके रिलेशंस, जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं, उनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चैलेंजेस टू सोवरेंटीज़ आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो, आपका अल्लाह भला करे, और आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये लाजमी सी बात है, ये भी एक इंटरनल एलिमेंट ही होगा आपका, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल में हमारे पास जो तमाम टॉपिक्स मिलकर बनता है, उसको हमने जो नाम दिया है, वो है हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एंड रिलेशंस। ठीक है, तो इसलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो जियो स्ट्रेटेजिक, अब आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि ये जियो स्ट्रेटेजिक आखिर होता क्या है। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखें, ये दो दो चीज़ों का मिक्सचर है। सबसे पहली चीज़ जो है ये है जियो, आपका जो जियो पॉलिटिकल है, वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरा जो चीज़ है आपकी, वो आ जाती है आपकी जियो इकोनॉमिक, ये आपकी जियो इकोनॉमिक आ गई, ये आपकी जियो पॉलिटिकल आ गई। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे जो पहले है जियो पॉलिटिकल, हम देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। देखें, जो आपकी ज्योग्राफी होती है, अब इसमें ज्योग्राफी हमें लाजमी सी बात है बनानी पड़ेगी। देखें, यहाँ पे हम मैप बना लेते हैं, एक अच्छा सा बड़ा सा मैप बना लेते हैं। ये हमारा आपका पाकिस्तान आ गया, ठीक हो गया। ये आपका आ गया आपका अफ़गानिस्तान। ये आपका जो इलाका आता है, ये आपका ईरान का आता है, ठीक हो गया। फिर आपका ये पूरा का पूरा आपका यहाँ नीचे, यहाँ तक आपका इंडिया आ जाता है। अच्छा, यहाँ नीचे हमारे पास जो है ना वो आपके अरब कंट्रीज़ आते हैं, ये भी हमने देखने, ये भी हमारे जो है ना वो नेबर्स ही हैं। ठीक है, ऊपर आपका जो है ना ये अफ़गानिस्तान के ऊपर आपका जो जितना भी है, ये आपका यहाँ पे चाइना आ जाता है। यहाँ पे आपका ये आपका जो है ये CAR, यानी कि आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये आ जाता है आपका। ठीक है, ये आपका है चाइना। अब ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं हमारे, आप देखते हैं यहाँ पे हमारे जो है ना जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, अफ़गानिस्तान का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जो ईरान है उसका कुछ और इम्पैक्ट पड़ता है, अरब कंट्रीज़ से हमारे कुछ और रिलेशंस हैं। ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आपको इस मैप को समझना पड़ेगा। अब ये मैप आप देखते हैं यहाँ पर कि जो ऊपर से चाइना है, यहाँ से इसका CPEC आपका जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, लाजमी सी बात है, इंडिया है, इंडिया के साथ हमारा यहाँ पर कश्मीर है, जो कि हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है। पेन को क्या हो रहा है? हमारी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो हमारी
कश्मीर का जो इशू है हमारा वो है, ठीक है। ये तमाम कंट्रीज़ के जो है ना अलग अलग इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो अब लाजमी बात है, अब इंडिया आप देखें, इंडिया आपका ये तो नहीं करेगा कि आपको जो है ना डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक कर दे, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा वो आपके ऊपर, क्योंकि ये भी न्यूक्लियर पावर है और आप पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर जो है दोनों, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन ये इनके साथ जो कुछ डिप्लोमेसी करते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, आपका जो फिफ्थ जनरेशन, आपने सुना होगा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है, ये इसको हम जो है ना एक और चीज़ हम कहते हैं इसको हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर क्या होता है कि आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप सियासत भी करते हैं, चालाकियाँ भी करते हैं, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका ये आपका कन्वेंशनल मेथड जो है इसके अंदर आप आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाइल और आपकी जो टैंक्स हैं, बैटलशिप्स हैं, आपकी ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपने जो आपका होता है, ठीक है। कन्वेंशनल आपके जो वॉरफेयर के मेथड्स होते हैं, तो ये आजकल का जो दौर है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का दौर है। इसीलिए हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर जो आपके जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। इस बात को आप लोगों ने गौर से समझना है कि देखें अब इंडिया का कैसे डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्योंकि देखें मार पिटाई भी नहीं हो सकती, फड्डे भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड इनका चलता है। अब ट्रेड के अंदर हेरा फेरी चल सकती है, आप जो है ना इंडिया हमारा जो है ना वो सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल कर सकता है। ये जो इस तरह का इम्पैक्ट होता है हमारा, इसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ये सियासत है ना, पॉलिटिक्स। आप इस तरह के ताल्लुक अपने ट्रेड के ज़रिए आप अपने जो है ना समझौते मनवाते हो, ठीक है। कोई और मान लें हमारे पास जो है ना और कुछ होता है, यहाँ पे इनकी जो एयर एयर पैसेज है, इनकी जो एयर है इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर, वो दोनों ने आपस में शेयर की हुई है। अगर इंडिया पाकिस्तान की बंद करता है तो फिर पाकिस्तान को भी नुकसान है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जो है ना इंडिया की बंद करता है तो फिर भी पाकिस्तान को नुकसान है। इस तरह इनको आपस में भी नुकसान होता है, तो इस तरह से भी सियासत होती है। सियासत के और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। ये हमारा एक जो है ना पर्टिकुलर आईआर का टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिप्लोमेसी को हम जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आईआर के लिए रहने देते हैं इस टॉपिक को। फिलहाल आप लोग ये समझें कि जो जियो पॉलिटिकल आपका इम्पैक्ट है वो किस तरह से पड़ता है, और जियो पॉलिटिकल आपका यही इसी चीज़ को कहते हैं कि इम्पैक्ट होता है ना आपका, किस तरह से अगला बंदा इम्पैक्ट या डिप्लोमेसी करता है आपके साथ। तो ये आपका जियो पॉलिटिकल जो है ना आपका ये सिस्टम आ जाता है, ये सारा का सारा। जियो इकोनॉमिक को देखते हैं। जियो इकोनॉमिक क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को मिसाल दी ना एक कंट्री की। अब इस तरह से और कंट्रीज़ की अलग अलग किस्से कहानियाँ हैं, वो रिलेशंस में हम ये तमाम बातें ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रिलेशंस के अंदर ये तमाम बातें आपकी आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हम जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो हमारी जो ये है इसको हम समझ रहे हैं, टर्म्स हैं। तो जियो इकोनॉमिक क्या होता है, जियो इकोनॉमिक आपका वही होता है कि लाजमी सी बात है, अब देखें चाइना के आपके पास जो है ना वो यहाँ पर सी पैक आपका बन गया, यहाँ पर ग्वादर के अंदर आपकी जो है ना वो लग गई इंडस्ट्री आपकी जो है ना एक किस्म की यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गई। अब क्या है, देखें किसी भी तरह अगर आज चाइना जो है ना वो सी पैक को बंद कर दे, मान ले आज चाइना सी पैक को बंद बंद कर देता है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारा जो पैसा है, अब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर चुका है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इतना नुकसान बर्दाश्त वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान को जो है ना वो चाइना बंद कर देता है, ठीक है, तो पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को अपने बलबूते पर कंप्लीट भी नहीं कर सकता। अब जब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी नहीं कर सकता और जो है ना कुछ भी, तो ये एक तरह से इकोनॉमिकली डिपेंड कर रहा है चाइना के ऊपर। देख रहे हैं आप। तो ये जो सीपेक आया, ये कैसे आया हमारे पास, ये ज्योग्राफी के ज़रिए आया ना। ज्योग्राफी थी हमारी, पाकिस्तान ऐसी ज्योग्राफी पर था, ग्वादर पोर्ट की ज्योग्राफी इतनी अच्छी थी कि उसने अट्रैक्ट किया चाइना को। चाइना को जब उसने अट्रैक्ट किया तो आप देखते हैं कि चाइना आया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और जो है ना वो सारा काम किया। तो अब पाकिस्तान भी चाइना के ऊपर जो है ना डिपेंड हो गया है, और चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड हो गया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान यहाँ से मना कर दे कि भाई नहीं हम नहीं छोड़ते, तो भी बड़ा दोनों को ही नुकसान है ना। तो इस तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है
ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ज्योग्राफी की वजह से ही पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपका जो पड़ता है, ये दोनों को हम कहते हैं जियो स्ट्रेटिजिक। अब जब ये दो टर्म्स हमने आपको बता दी, जियो स्ट्रेटिजिक के अंदर जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, ये दो टर्म्स आपको समझा दिए, तो उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि सिलेबस को मैं ले आता हूँ सामने। अब आप खुद ही समझ ही गए होंगे कि ये जो हमारे जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे, हमारा लैंड का हो गया, ठीक है, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, इसमें भी आपके रिलेशंस आ जाते हैं, तमाम चीज़ें इम्पैक्ट सारे के सारे आ जाएंगे आपके, जो आपके सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। आपके चैलेंजेस टू सोवरेंटी, लाजमी सी बात है चैलेंजेस भी इसी के अंदर आ जाएंगे आपके, आपने खुद देखा। फिर पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस सिंस 19, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, जो ऊपर हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो नेबर हमारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम इसी एक टॉपिक के अंदर हमने कैटेगराइज कर लिए हैं। तो ये जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस, इसी को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो मैप आप लोगों ने देख लेना है, और मैप आप लोगों ने, ये आप लोग एक बार फिर से मैप को देख लें, मैप आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है, क्योंकि मैप जो है ना, देखिए मैप जो है ना आपका, ये ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आपकी मैप के ऊपर इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। इस तरह आपने मैप्स हमेशा बनाने हैं और उसके साथ ही काम करना है। मैप्स के ऊपर जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी, अच्छे से आपको पता नहीं होगा कि भाई कहाँ पर क्या मैप है, कहाँ पर क्या मामला चलता है, तब तक आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप मतलब समझ ही नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैप आपने ज़रूर अपने पास बना के रखना है, मैप्स जो है ना वो आपने ज़रूर देखने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने जो है ना रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स के जो हमारा है वो मेन टॉपिक है, क्योंकि रिलेशनशिप्स मैंने आप लोगों को बता दिया, रिलेशंस जो है ना वो मेन टॉपिक है हमारा। रिलेशंस के अंदर ही सारे जो है ना, जो चेंजिंग रीजनल अपरेटस है आपका वो आ जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी डायनामिक्स आपके आ जाएंगे, आपका जो है ना वो रिलेशंस इटसेल्फ जो है ना वो इसके अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें हमारी इसी के अंदर आ जाएंगी, इसी को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि जो सबसे पहला जो हमारा कंट्री आ जाएगा वो अफ़गानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो हमारा, ये जो बॉर्डर है हमारा, हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा बॉर्डर है, ये हमारा अफ़गानिस्तान से मिलता है, ठीक है। ये अब ये सारा पाकिस्तान है और ये आपका जो है ना वो अफ़गानिस्तान है ऊपर वाला, ठीक है। ये दोनों एक हमारा जो है ना बॉर्डर शेयर करते हैं। ना सिर्फ ये, नीचे आपका ईरान है, ईरान भी आपको पता है कि जो है ना वो एक जो है ना वो कंट्री है, हमारे साथ ही हमारा जो है ना नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे, हमने जो है ना वो ईरान नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के बारे में बात करनी है। तो ये जो बॉर्डर है, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है। ये जो है ना अपनी जो इसके अंदर जो एरिया है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, जो आपका पश्तूनिस्तान है, पख्तूनिस्तान आप इसको कहते हैं, पख्तूनिस्तान, ये आपका जो है ना वो ये पूरा का पूरा सूबा था पुराने ज़माने में, इसकी हिस्ट्री यही है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा सूबा हुआ करता था, ठीक है, पख्तूनिस्तान। अब पख्तूनिस्तान, आपको पता है यहाँ पर जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश ने आकर जो है ना वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करके ये वाला इलाका जो था ये उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। अब जब ये कब्ज़ा कर लिया तो लाज़मी बात है यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग आज तक अपने कस्टम, उनकी जितनी भी जो है ना हिस्ट्री है वो बिल्कुल कॉमन हिस्ट्री है, दोनों सेम ट्राइब्स हैं, कॉमन हिस्ट्री है। तो ये जो इनका जो एक पूरा का पूरा ट्राइब है, उसको जो है ना वो आपने देखा डिवाइड कर दिया है। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो आपका जो है ना यहाँ पे सर ड्यूरेंट ने ये काम किया था। इसको हम, इस जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को इसीलिए हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन कहते हैं हमने आपने देखा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को फिर से छोटा सा एक मैप बना के, बल्कि एक बाकायदा यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं ताकि एक अच्छे से हम डिस्कशन कर सकें ना। ये आपका मैप आ गया, ये आपका अफ़गानिस्तान आ गया, ठीक है। ये सारा आपका अफ़गानिस्तान है। अब आप देखते हैं ये जो बॉर्डर है आपका, ये यहाँ पर आपने अगर मैप में आप लोग देखें, खुद देखें मैप में गूगल अर्थ में, तो यहाँ पर हिल्स हैं, ये सारे यहाँ पर हिल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ हैं। इस पहाड़ के अंदर पोर्स हैं,
पोर्स हैं, पहाड़ों के अंदर पोर्स हैं, ठीक है। ये यानी कि सुरंगें, उर्दू में आप लोगों को बताऊं तो ये सुरंगें हैं, ठीक है। ये सुरंगें जो है ना यहाँ पर बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं, ये तब बनाई गई थी जब आपका अमेरिका यहाँ पर जो है ना आया था। जो आपका अफ़गान सोवियत वॉर थी उसके अंदर ये जो 19 आपका 1970 नहीं सॉरी 1989 1989 में जो आपकी अफ़गान सोवियत वॉर थी उसमें अमेरिका ने, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान के ज़रिए जो है ना वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना उनको सपोर्ट किया था, मुजाहिदीन को। यहाँ पर जब भी उसी वक्त अमेरिका की मदद से ये पोर्स बनाए गए थे ताकि यहाँ से लिंक्स बनाए जा सकें। आज उन लिंक्स का नाजायज़ फ़ायदा होता है। आप लोगों को पता है 9/11 के बाद ये 9/11 के बाद आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी जो जितने भी अब आपके तालिबान थे और आपके टेररिस्ट ग्रुप्स थे, आपके जो वो इन्हीं पोरस बॉर्डर्स के ज़रिए पाकिस्तान में आए थे। और ये आपका जो इलाका है, ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट फेडरल आपका जो फ्रंटियर आपका जो प्रोविंस है वो आपका यही है, ठीक है। ये यहाँ पर आगे आप लोगों को पता है कल्चर सिमिलैरिटी भी थी इनकी, ठीक है, कल्चरल सिमिलैरिटी। तो ये कल्चरल सिमिलैरिटी जो थी, इस वजह से इन्होंने इनको जो है ना वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। सेफ हेवन्स इनको इनके जो कबाइल के लोग थे, उन्होंने जब यहाँ से ये लोग अमेरिका ने 9/11 पे अटैक किया था तो ये सेफ हेवन, तो इस तरह से इनकी एंट्रेंस पाकिस्तान के अंदर भी हुई थी। फिर उसके अलावा रिफ्यूजीज़ रिफ्यूजीज़ आपको पता है हमारे यहाँ आए थे। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो थे वो हमारे कितने थे, हमारे 2 पॉइंट कुछ मिलियन थे और 2.1 मिलियन थे, आई थिंक। आप लोग चेक कर लेना। 2.1 मान लेते हैं कि 2.1 मिलियन जो है ना वो सब जो आपके रिफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान आ गए थे। तो रिफ्यूजीज़ का भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो ये तमाम बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। इस तरह से ही आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये रिफ्यूजीज़ हमारे पास आए थे कब? 9/11 में अलग आए, अफ़गान सोवियत वॉर में उसमें अलग हमारे पास रिफ्यूजीज़ आए, ठीक है। तो ये रिफ्यूजीज़ क्राइसिस हमारे यहाँ इसका नाम पड़ गया रिफ्यूजीज़ क्राइसिस, क्योंकि हमारी जो है ना पॉपुलेशन हमारी पहले ही बहुत ज़्यादा है। इस तरह के आपने जो है ना पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखने कि पॉपुलेशन हमारी जो है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, प्लस प्लस है। तो अब जब और ज़्यादा इसके अंदर जो है ना 2 और प्लस आप डाल दें तो फिर लाज़मी सी बात है इकोनॉमी के ऊपर जो है ना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया? ये आपकी हो गई बातें सारी, ठीक है। फिर आप लोगों को पता है 9/11 के बाद अमेरिका ने जो है ना वो अ, मतलब क्या यहाँ पर जो है ना कंट्रोल किया हुआ था इसको। अमेरिका ने जब 9/11 के बाद जो है ना इसको इस रीजन को कंट्रोल किया हुआ था। आपका जो अफ़गानिस्तान का जो रीजन है यहाँ पर अमेरिका आके बैठा हुआ था, ठीक है। यहाँ से अब लाज़मी सी बात है फिर इसी अफ़गान पाकिस्तान रिलेशंस में अमेरिकन इम्पैक्ट भी आपका पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब ये 9/11 वॉर हुई थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना आकर यहाँ पर कुछ बेसेस ली थी और उन बेसेस से जो है ना अटैक किया था इन अफ़गान तालिबान के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से भी पाकिस्तान का रोल रहा है। इसीलिए आपके जो तालिबान वो आपके जो है ना नाराज़ हो गए आपके। क्यों? पाकिस्तान से उनके आपको पता है पुराने ताल्लुकात भी थे। सोवियत जो आपकी वॉर थी उसमें पाकिस्तान ने जो है ना वो इनको सपोर्ट किया था तालिबान को, और साथ में यूएसए ने भी। इन दोनों ने तालिबान को सपोर्ट किया था, इसलिए अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जब तालिबान ने जब 9/11 के लिए जो है ना वो अमेरिका ने पाकिस्तान को, मुशर्रफ को जो है ना वो कहा कि भाई आप हमें दे दें, ये आपकी जो एयर बेसेस है वो हमें दे दें ताकि हम जो है ना वो अफ़गानिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकें। तो मुशर्रफ ने जो है ना वो मान लिया था। इसीलिए मुशर्रफ ने जब ये बात मान ली तो फिर जो आपके तालिबान थे वो उससे नाराज़ हो गए। सही हो गया? ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। अब कुछ और बातें भी हम, ये बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, हो सकता है आज कवर ना हो। कुछ और बातें भी हमने समझ लेनी है यहाँ पर। ये हम फिर से यहाँ पे मैप बना लेते हैं, जल्दी से बन जाता है, कोई मसला नहीं है। ये आपका जो इंडिया है, जो आपका इंडिया है,
इंडिया की आपको पता है कि इंटरवेंशन है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब लाजमी सी बात है इंडियन प्रेजेंस भी यहाँ पर है, अमेरिकन तो हमने बात कर ली, इंडियन प्रेजेंस भी है, तो इंडिया यहाँ से भी हमें जो है ना वो कैप्चर कर सकता है, ठीक है। यहाँ से भी हमें जो है ना हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर भी उसका इन्फ्लुएंस है। और इंडिया ने यहाँ पर आपको पता है जो यहाँ की पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने ही बना कर दी है अफगानिस्तान को। उसकी जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना भी खर्चा आया वो आपका जो है ना वो इंडिया ने ही अफोर्ड किया। तो इसीलिए इंडियन इम्पैक्ट भी हमारे पास पड़ जाता है। इंडिया यहाँ पर हेरात डैम, ठीक है, ये हेरात डैम जो है ना वो इंडिया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे जो है ना वो पाकिस्तान जो काबुल रिवर आ रही है यहाँ से, जो काबुल रिवर का आप जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इंडिया काबुल रिवर के ऊपर जो है ना वो हेरात डैम बना रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बात तो समझ ली कि इंडिया का भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो गया, किस तरह से, आपका जो है ना वाटर वाटर का एक जो है ना वो इशू यहाँ पे पैदा हो गया, इंडिया का भी यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया। तो ये फिर एक और बात याद रखें, हमारे पास एक और मामला था, वो क्या मामला था, वो हमारी एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना हमारी, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही कि देखें आप देखते हैं पाकिस्तान एक जो है ना सैंडविच्ड बिल्कुल जो है ना वो कंट्री है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में लंबा सा मुल्क है ये एक, लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये जो है ना आपका एक सैंडविच कंट्री है। तो अच्छा जी, आवाज़ अभी आ जाएगी, मसला नहीं, मैं तो बोला ही नहीं है तो आवाज़ क्या आएगी। तो ये अब आवाज़ इंशाअल्लाह ताला आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे अपना जो हमारी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी है, ठीक है। अब हम जो है ना कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम बना लेते हैं ताकि हमें जो है ना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मसला ना हो। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दिया, ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है भाई क्या क्या मसले हैं, ठीक है। अब हम कुछ जो मेन इश्यूज़ है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक जो है ना स्ट्रक्चर वाइज लेके चलते हैं मामले को, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है बॉर्डर इशू। आपको पता है अफ़गानिस्तान जो है ना वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता आपके ड्यूरेंट लाइन को, डज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये आपके रिकॉग्नाइज़ आज दिन तक नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर ड्यूरेंट ने बनाया था, और यहाँ पर आप लोगों को पता, मैंने बता दिया कि कल्चरल सिमिलरिटी। अब आप लोगों को जो मैंने पहले बात बताई थी, पूरा जो आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दिया था, उससे आप लोगों ने खुद ही जो है ना वो पॉइंट्स निकाल निकाल के इन हेडिंग्स में डालने हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान का आपका आ गया इसके अंदर, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान आपका रिकॉग्नाइज़ नहीं करता इस बॉर्डर को आपके, ये मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर इशू आ गया, ठीक है। अगला आपका जो है ना वो इसके अंदर मसला सिर्फ यही है कि ये जो है ना कल्चरली दोनों जो है ना वो सेम ट्राइब हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सारे ही पठान है ना, सारे ही पठान है, तो जो पठानों के साथ जो है इनके अच्छे लाजमी सी बात ताल्लुकात होंगे। फिर ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा जी, फिर दूसरा इशू आपका इनके अंदर आ जाता है, ये फेंस का इशू। अब हम जब फेंस अब हम मसला ये अब हम जब ये जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर हम फेंसिंग करते हैं, तो फेंसिंग करने नहीं देते हमें ये लोग, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है पाक आर्मी जो है ना वो कैजुअलिटीज़ होती हैं। अभी तो खैर हो गया, लेकिन ये मतलब हिस्टोरिकली भी आप लोग हम बात कर रहे हैं ना, तो फेंस का काफ़ी इशू हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान इसको चाहता ही नहीं था कि ये सेपरेट हो, अलग हो, ये पूरा जो वो है पख्तूनिस्तान है ये अलग हो, बंटवारा हो, इसका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर हो, ये नहीं चाहता था वो, ठीक है। इसी वजह से यही वो वजह है कि ये फेंस लगने नहीं देते थे ये लोग, ठीक हो गया। और भी काफ़ी वजूहात हैं इसकी, यहाँ से ट्रेड होता है, यहाँ से स्मगलिंग होती है, यहाँ से जो है ना वो आपका जो है ना वो ड्रग ट्रेड होता है, ड्रग ट्रेड भी यहीं से आपका होता है। तो ये फेंस का जो है ना वो इशू हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। ड्रग, फिर ये एक आपका तीसरा यही आपकी आ जाती है कि ड्रग ड्रग रूट, ठीक है। ये ये जो ड्रग ट्रेड रूट, सॉरी, ये ड्रग ट्रेड रूट जो है ना आपकी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओपीएम
ओपियम पॉपी, ये आप लोग याद रखें, ये एक ड्रग का नाम है। इसको हम जो है ना वो उर्दू में इसको मॉर्फिन कहते हैं, मॉर्फिन। ठीक है, ये मॉर्फिन इंग्लिश में भी कहते हैं, मॉर्फिन ग्रुप जो है ना वो है। ओपियम पॉपी के अंदर पूरा मॉर्फिन का ग्रुप मिल जाता है इन्हें। ठीक है, ये इससे जो है ना हीरोइन आप लोगों ने सुना होगा, जो नशे की चीज़ है हीरोइन, वो यहाँ पर जो है ना वो स्मगल की जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पे हशीश, अरे क्या हुआ, हशीश, और आपका जो है ना वो कैनबिस, कैनबिस इंडिका, कैनबिस इंडिका आपका यहाँ पर लाया जाता है। कैनबिस इंडिका एक ड्रग होता है, इसी से हशीश आपकी बनाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ से इस जो है ना यहाँ से स्मगलिंग किया था, पाकिस्तान आता है यहाँ से। ठीक है, इसको हम एक और लफ्ज़ है, आसान सा लफ्ज़ है, मैरी जुआना, ये हशीश को कहते हैं मैरी जुआना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना मसला है यहाँ से। इसका इम्पैक्ट फिर क्या पड़ता है हमारे ऊपर कि FATF आप लोगों ने सुना होगा, FATF, FATF हमें जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ब्लैक लिस्ट बड़ी ख़तरनाक होती है, इसके बारे में फिर FATF को जब इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसका एक अलग से टॉपिक ज़रूर बनाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो ये ब्लैक लिस्ट को भी हम देखेंगे। ब्लैक लिस्ट वही होती है कि जब इसमें कोई कंट्री आता है तो वो कंट्री जो है ना हमेशा किसी भी ड्रग स्मगलिंग के अंदर जो है ना मुब्तला होता है, स्मगलिंग के अंदर मुब्तला होता है। तो ये और भी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देखें कि जब आप उसको जो है ना ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देते हैं, तो जो IMF है आपका, वो फिर फंडिंग नहीं करता। आप किसी इस मुल्क को जो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है उसको फिर वो फंडिंग नहीं करता, मॉनेटरी पॉलिसी अपनी नहीं देता उसको। ठीक है, अगर उसको लोन चाहिए हो तो वो उसको नहीं देता। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये ड्रग जो ड्रग ट्रेड रूट जो है हमारा, ये भी यही अफगानिस्तान और बॉर्डर है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं इसके अंदर। अगली चीज़ है नंबर 4 हमारे पास कि नॉर्थर्न अलायंस। नॉर्थर्न अलायंस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्थर्न अलायंस जो है उसके जो लिंकेजेस हैं वो किसके साथ हैं? वो इंडिया के साथ हैं। इंडिया के साथ उसके जो लिंकेजेस हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये भी एक इशू है हमारे पास, वहाँ पे हेरात डैम। ठीक है, हेरात डैम जो है ना वो इंडिया बना रहा है, और वाटर पॉलिटिक्स हमारे साथ खेल रहा है। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? ये आपका जो है ना वो इंडिया कर रहा है। नॉर्थर्न अलायंस कौन है? नॉर्थर्न अलायंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है 2 पार्टीज़ हैं, मेनली 2 पार्टीज़ हैं। एक तो आपका यही नॉर्थर्न अलायंस आपका है, दूसरा आपका जो है वो आपका तालिबान है। तालिबान जो है वो प्रो पाकिस्तान है, और नॉर्थर्न अलायंस जो है वो प्रो इंडिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। इस वजह से जो नॉर्थर्न अलायंस के आपके जो लिंकेजेस हैं, ठीक है, इंडिया के साथ, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे वो हो रहा है। इसमें नॉर्थर्न अलायंस के अंदर आपका हमने हमारी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, ये पाकिस्तान रोल इन वॉर ऑन टेरर, ये आपने देखनी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आई के बटन पे भी आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। तो पाकिस्तान रोल इन वॉर ऑन टेरर, ये आप देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि एक था हक्कानी नेटवर्क। ये हक्कानी नेटवर्क जो था ये इन्हीं नॉर्थर्न अलायंस का था, इन्हीं की जो है ना बनाई हुई एक जो है ना वो थी, ये नेटवर्क था। और ये पाकिस्तान के अंदर इसका एंटी गवर्नमेंट स्टांस था, बहुत बड़ा एंटी गवर्नमेंट स्टांस इनका। सही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर क्या है आपका 5वां हमारे पास क्या है, जो अफ़गान पीस प्रोसेस है, उसके अंदर भी हमारा जो है ना वो क्या है, एक हमारा पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करे कि वो नेगोशिएशन हमारी माने। अमेरिका की जो हम नेगोशिएशन के साथ पहले तो टेबल पर आएँ, और फिर जो उनकी कंडीशंस हैं उनको माने। इसलिए जो आपका अमेरिका है वो यही चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो ये काम करे। ठीक है, 6th आपका आ जाता है यहाँ पे। आप लोग अगर ये क्या कहते हैं, चलें एक और बनाते हैं, रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। ये आपका 6th हो गया। इसमें क्या है आपका
याद रखें हमारे पास 2.6 मिलियन जो है वो रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है। 2.6 मिलियन रिफ्यूजीज़ कहाँ से, हमारे अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं पाकिस्तान। इसीलिए हमारे पास इकोनॉमिक जो है ना वो हार्डशिप का सामना है हमें, इकोनॉमिक हार्डशिप इसका सामना हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी थ्रेट वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा 9/11 के बाद क्या हुआ कि जो है ना वो अफ़गानिस्तान के बहुत हक्कानी नेटवर्क ख़ास तौर पे इन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी टेररिज्म, आपको पता है। अब आप लोग खुद देखेंगे कि पाकिस्तान का जो रोल है वॉर ऑन टेरर के अंदर, वो आप लोग खुद वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट कितना बड़ा है और आज दिन तक भी है ये थ्रेट। सेवन्थ सेवन्थ हमारे पास क्या है, ट्रांजिट ट्रेड रूट। ये क्या है, आपने देखा है कि हमारे पास एक है APTPA, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मसला क्या है, ये एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? देखें, ये एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि अगर एक कंट्री, देखें अब ये जो आपका अफ़गानिस्तान है इसके यहाँ पर ईरान है, ऊपर आपके इसके कार्स हैं यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। और जो है ना आपके इस तरफ इसका पाकिस्तान है, यानी कि अफ़गानिस्तान को कहीं से भी आपका जो है ना वो समंदर के लिए लिंक नहीं मिल रहा, ठीक है। समंदर पे एक्सेस वो नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या है, इसीलिए ये एग्रीमेंट किया जाता है कि जो लिटोरल, इसको हम कहते हैं जो आपके जो ये जो आपके लिटोरल कंट्री, इनको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड इनके इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लैंड में लॉक हो गए हैं, ये कोई समंदर की एक्सेस नहीं है। लेकिन जो दूसरे जिनको समंदर की एक्सेस, जैसे ये पाकिस्तान है इसको समंदर की एक्सेस है, इसको हम कहते हैं लिटोरल। ये लिटोरल कंट्री जो है ना हमारा होता है। तो लिटोरल कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री से एक एग्रीमेंट करता है कि भाई हम आपको ट्रेड रूट ज़रूर देंगे। अगर आप कोई चीज़, आपने अपने मुल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो और उसको आपने भेजना है समंदर के रास्ते से कहीं दूसरी दुनिया में, तो आपको हम ट्रेड रूट देंगे। यही ट्रेड रूट का एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने। इसमें क्या होता है कि कराची का जो पोर्ट होता है, कराची पोर्ट पर जो है ना वो अफ़गानिस्तान का सामान आता है और फिर वहाँ से जो है ना वो निकल जाता है समंदर के ज़रिए दूसरे मुल्कों में जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, तो ये जो हमारा ट्रेड रूट है इसका क्या है, इसकी भी हमने इम्पोर्टेंस ज़रूर देखनी है कि हमारे पास एक सिक्योरिटी का जो है ना वो इशू हमारे पास आ रहा है। सिक्योरिटी इशू को हमने ज़रूर अपने दिमाग में रखना है। स्मगलिंग, ये स्मगलिंग भी इसी रूट से फिर आपकी आ जाती है, ठीक है। आपका वेपन्स वेपन्स और फिर आपकी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स आपकी जो है ना वो काफ़ी सारी यहाँ से आती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ से स्मगलिंग होकर आती है, तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया? ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। अब अगला क्या है हमारा, वो ये है कि 7th कि अफ़गानिस्तान जो है ना आपका, वो एज़ अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आपका क्या है? अब यहाँ पर आप लोग देखें गौर से कि ये आपका है, मैं आप मैप बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका अफ़गानिस्तान है, ठीक है। इसके ऊपर आपका यहाँ पर आपका जो है ना वो है, मेरे ख़्याल में उज़्बेकिस्तान है, या खैर एक मुल्क यहाँ पर है, एक मुल्क यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और ऊपर जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आपका जो है ना किर्गिस्तान, ये तमाम जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ किर्गिस्तान यहाँ पे आता है। यहाँ पे किर्गिस्तान आता है, यहाँ पे मेरे ख़्याल उज़्बेकिस्तान आता है। यहाँ ऊपर वाला सबसे बड़ा जो है ना वो कज़ाकिस्तान है और ये बीच वाला पता नहीं कौन-सा है। तो ख़ैर यहाँ पर आपके जो है ना वो मसला क्या है यहाँ पे काम की बात क्या है? ये रिच एनर्जी कंट्रीज़ हैं। रिच एनर्जी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर क्या है? यूरेनियम भी है, ठीक है? यहाँ पर आपका यूरेनियम भी है, साथ में आपका गैस, ऑयल, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या है, अब यूरेनियम देखें क्या है? यूरेनियम से आपका आजकल आपने सुना है एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है जो कि पॉल्यूशन फ्री होती है, वो बनाई जाती है। तो ये अगर पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का जो ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रूट है, ठीक है? यहाँ से होकर ये जो है ना, जो आपका है बॉर्डर, इसको हम कहते हैं, मेरे ख़्याल में ये वखान बॉर्डर है। यहाँ से जो है ना वो
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पाकिस्तान जो है ना अपने ट्रेड लिंक्स बना सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लाज़मी बात है अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ही बनेगा ये, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ से अपनी जो है ना वो मार्केट कैप्चर कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, अगला आपका है एट्थ। एट्थ आपका कौन सा है? एट्थ है आपका अफ़गानिस्तान की डिमांड है एक। अफ़गानिस्तान डिमांड किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है कि रूट मिले हमें, रूट टू इंडिया। अब ये इंडिया में जिसको रूट चाहिए, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। ठीक है ना, तो अब क्या है, पाकिस्तान ने ये तो अलाउ किया हुआ है कि भाई आप इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो, गुड्स अपने जो है ना वो यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान को कि भाई हमें इंडिया के लिए ट्रेड रूट दे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया है। ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है ना वो हमारे पास इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लाज़मी बात है ट्रेड करोगे तो इंडिया से यहाँ पे काफ़ी कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने खुद देखा कि जो ट्रांजिट आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में, ये आपको मैंने एक हिस्ट्री बताई। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें अलाउ कर दिया गया इनको। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने जो है ना फिर एयर ट्रेड जो है ना वो यहाँ से ओपन है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये एयर ट्रेड जो है ना वो एक्सपेंसिव है एक तो, और दूसरी बात क्या है कि आपका जो है ना, आप तो खुद यहाँ पे समझदार हैं कि भाई इंडिया अगर आएगा तो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ, इसमें क्योंकि लंबी डिटेल है, एक तो लंबी डिटेल है। अब जब मैंने आप लोगों को बता दिया हेरात डैम भी इसी के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, कि भाई वहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा है, लाजमी बात है इन्फ्लुएंस है ना, दोनों का आपस में कोई ताल्लुकात हैं तो वो उससे रूट मांग रहा है ना, ऐसे तो नहीं मांग रहा। अब क्या है, देखें ये आपका अफ़गानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है, और ये आपका इंडिया है। ठीक है, अब ये तो भेज सकता है, ये अफ़गानिस्तान तो यहाँ पे अपने गुड्स भेज सकता है, लेकिन ये जो है ना वो अपने गुड्स यहाँ पर नहीं भेज सकता। इसीलिए ये क्या करता है, एयर का यूज़ करता है। तो बीच में पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसको तो छोड़ता है कि आप ले जाओ, लेकिन इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि इस पे भरोसा नहीं करता कि यहाँ से कोई चीज़ आएगी तो फिर वो यहाँ पाकिस्तान में भी लाज़मी बात है रुकेगी। यहाँ पे पाकिस्तान को मसला हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो है ना इशू पाकिस्तान को क्रिएट हो सकता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी अगर इंडियन इन्फ्लुएंस कायम होता है। अभी तो नहीं है, लाज़मी बात है, अभी तो तालिबान की जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के ऊपर। करंट अफेयर के ऊपर फिर अलग डिस्कशन होगी। ये हम एक तरह से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, जो चेंजिंग रीजनल अपरेटस है, किस तरह से मामला चेंज हो रहे हैं, ये तमाम बातें इसी में कवर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आता है इन्हीं तमाम हेडिंग से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को खुद ही दिमाग लगाना होगा कि कौन सी हेडिंग कहाँ लगानी है। ठीक है, ये बातें तो सारी वही हैं, बस हेडिंग बनाकर उन बातों को जो है ना फिट करना है हेडिंग्स के अंदर। ये काम कर लिया तो अच्छा हो गया। ठीक है, अब क्या है, एक और आपका जो है ना बलूचिस्तान की सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। आपको पता है कुलभूषण यादव, बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी है आपकी, कुलभूषण यादव यहाँ पर ईरान से आया था। फिर इसमें ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस भी आ जाएंगे, वो एक लंबा अलग टॉपिक है। फिलहाल हम अफगानिस्तान और जो आपका है क्या कहते हैं पाकिस्तान, उसके रिलेशंस को हम देख रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ईरान की जो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें कि बलूचिस्तान में ईरान से एक बंदा आया था कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव का आपको पता है वो एक स्पाई था, उसको फिर पकड़ा गया था, वो एक अलग अलग एक केस है। ठीक है, ये एक इशू है। जो आपका जो है ना स्पाई का इशू आ जाता है यहाँ पे, स्पाई का इशू बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है आपकी। सेवन्थ, ये आपका एट्थ हो गया। आपका अब नाइन्थ है। नाइन्थ क्या है आपका? नाइन्थ आपका है कि लूमिंग लूमिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ये एक अलग हेडिंग आपकी बना लेना है आपने। क्या है कि देखें यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ये आपका पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर आपका है काबुल। ठीक है, काबुल से एक रिवर आती है यहाँ पे, और ये यहाँ पर आकर आपको इंडस रिवर में मिल जाती है, और इंडस रिवर से फिर ये निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि यहाँ पर काबुल में जो है ना वो हेरात डैम बना लिया। वाटर पॉलिटिक्स आ गई, आपने खुद देखा कि वाटर पॉलिटिक्स आपकी आ गई। ठीक है, अब इस टूल को ये इस्तेमाल कर सकता है कोएर्सिव मीन्स में। कोएर्सिव मीन्स में इंडिया इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस टूल को। ठीक है, अब क्या है, पाकिस्तान के भी इसके ऊपर डैम है, पाकिस्तान भी
जो है ना इनसे एनर्जी बनाता है। तो अब क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो कम होगा। तो यहाँ पर जब प्रेशर कम होगा तो लाज़मी बात है यहाँ पे टरबाइन जो लगी हुई हैं वो घूमेंगी नहीं। जब टरबाइन सही से नहीं घूमेंगी तो फिर बिजली सही से नहीं बनेगी, कम बिजली बनेगी, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से फिर आपका इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आपका पड़ जाता है। ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। आपने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है तो आप उसको वहाँ पर डाल सकते हो। बिल्कुल भी जो है ना आप आराम से जो है ना अपने पॉइंट्स बना सकते हैं खुद भी। मैं आप लोगों को सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह से आपने जो है ना वो हर चीज़ का जो लिंक है उसको ज़हन में रखना है। फिर आपने बात करनी है तो वो बात में आपके को दम होगा, ठीक है। अब जो एक और है हमारे पास 10th, वो क्या है आपका जो है ना वॉर ऑन टेरर। ये वॉर ऑन टेरर जो है ना इसने पाकिस्तान का जो नक्शा है वो उसको बदल के रख दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, वो यूएसए का जो है ना वो साथ दिया। यूएसए को जो है ना वो उसने जो है ना कहा कि ठीक है हम आपको जो है ना एयर बेसिस देंगे, आप आके यहाँ पर ऑपरेशन कर लें। तो फिर इसने जो है ना वो अब अमेरिका ने फिर ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स, पता नहीं अभी यही होगा इंशाल्लाह ताला, डेजर्ट फॉक्स। ये जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो किया था, इसको जो अपनी जो है ना एयर बेसेस दी, तो यूएसए ने फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। इस वजह से फिर पहले तो अच्छे रिलेशंस थे अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के। अब क्या हुआ कि हॉस्टाइल हॉस्टाइल रिलेशंस हो गए, तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए कि भाई आपने अमेरिका का साथ क्यों दिया, आप जो है ना वो हमारा साथ देते, हम मिल के लड़ते हैं इनसे। कहा नहीं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। अफ़गानिस्तान के ऊपर मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अफ़गानिस्तान के ऊपर अक्सर कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है, अक्सर सवाल आ जाता है। तो लिहाजा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी डायमेंशन से हम इसको छोड़ें नहीं, हर डायमेंशन को हम इसके पकड़ के रखें, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक आ जाता है प्रॉस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब आपने खुद देखा कि अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि एशिया के अंदर हर्ट है, एक हर्ट है एशिया का, जो वो क्या है आपका अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसीलिए ये इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक जो इसकी लोकेशन है, जियोग्राफी जो है इसकी, जो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंस है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में क्या है हमारे पास कि हमारे पास लिंक है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। वहाँ पे हम जा सकते हैं और जो है ना अपना वहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं। वहाँ से हम बिजली भी यहाँ पर ला सकते हैं, वहाँ से हम यूरेनियम भी यहाँ पे ला सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लाकर हम उनसे बिजली बना सकते हैं ईज़िली। गैस है, ऑयल है यहाँ पर अच्छा खासा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हमारे जो है ना वो दूसरा हम क्या अपॉर्चुनिटी, हमारे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारी कुछ। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं कि देखें, अगर तालिबान अब जो है ना वो क्या है, तालिबान अब आजकल जो है मैं बता रहा हूँ, तालिबान की पाकिस्तान के साथ अब दोस्ती हो गई है, ठीक है। तो क्या है अब देखें, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट था जो ख़त्म हो गया था कि पाकिस्तान के पास जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफ़गानिस्तान के अंदर, अब वो वापस बहाल हो गई है। कि अब वापस जो है ना वो इंडिया क्या है कि यहाँ पर अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान यहाँ पीछे जाकर अफ़गानिस्तान में जाकर रीऑर्गेनाइज होकर वापस रिटेलिएट कर सकता है, अब इंडिया को अपने मुल्क से वापस निकाल सकता है। ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी। अब क्या है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। अब हम अगर अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें तो क्या है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा तीसरा इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या है कि आपने जो आपके जो ट्राइबल एरिया है, जितना भी पूरा आपका ट्राइबल एरिया है, उनके जो सेटलमेंट करनी है, उनके बीच में सेटलमेंट करनी है ताकि भाई तमीज़ से चले ना। भाई आपने आना है, ठीक है, पाकिस्तान आप आओ, लेकिन भाई ये आपका बॉर्डर है, यहाँ से आप आओ, अपना पासपोर्ट लेकर आओ, तरीके से आओ। पहले क्या था, इस बॉर्डर को माना नहीं जाता था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के इस अगर जो ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर दें पाकिस्तान वाले,
तो हमें ये फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप जो है ना यहाँ से आपको जो है ना वो बिल्कुल आपकी जो फेंसिंग है, आप यहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। फिर जो है ना एक तमीज़ से आपका जो है ना एक प्रॉपर ट्रेड होगा, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी जो है ना, वो आपकी बढ़ेगी। ये याद रखना है आपने, ठीक है? ये आपके ट्राइबल डिस्प्यूट को आप सेटल कर दोगे तो आपके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये याद रखना है आप लोगों ने बात को, ठीक है? फिर 4, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। एजुकेशन जब ये प्रोवाइड करेगा वहाँ पर, तो आपको पता है वहाँ पर पॉवर्टी पॉवर्टी, इल्लिटरेसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है बात कि पाकिस्तान इन जो मुश्किलात हैं अफ़गानिस्तान की, उनको ठीक करके पाकिस्तान अपने रिलेशंस जो है ना वो बेटर बना सकता है, ठीक है? अब हम देखते हैं अगला हमारे पास जो है वो क्या है कि आप 3 है या 4 है, खैर जो 2.6 मिलियन आपके जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? उनको जो है ना आप उनकी रेपरेशन कर सकते हो। रेपरेशन कैसे? कि आप उनको अपने जो है ना वो उनका जो यूथ है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। उनको स्किल्स देकर, वोकेशनल स्किल्स आप उनको देकर, आप जो है ना वो उनका जो यूथ है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये मीटिंग भी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आज हमारा जो है ना इंटरनेट भी काफ़ी डिस्कनेक्ट हुआ है, इसलिए क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है। खैर, चौथा हम देखते हैं, इसको जल्दी से कवर करते हैं, फिर देखते हैं आप जो है ना वो काउंटर कर सकते हो किसको? इंडियन इन्फ्लुएंस को। ये इंडियन इन्फ्लुएंस को जब आप काउंटर कर सकते हो, कैसे? अपने जो आपके तालिबान है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर, ठीक है? फिर क्या है, आप जो है ना आपका आपका ट्रेड है, ट्रेड और किन तरीकों से आप कर सकते हो? ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी यहाँ पर। आपका ट्रेड और तरीकों से हो सकता है, कैसे? कि अब यहाँ पे फिर से एक मैप बनाना पड़ेगा। ये आपका अफ़गानिस्तान आ गया और यहाँ पे आपका क्या है? ताजिकिस्तान है आई थिंक, नहीं, क्या है यार आपका? तुर्कमानिस्तान यार, ये तुर्कमानिस्तान आपका यहाँ पर है। तो तुर्कमानिस्तान से एक लाइन आती है, देखें, यहाँ से एक लाइन आती है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से फिर वो आती है इधर पाकिस्तान में, फिर वो आती है आपका इंडिया में, ठीक है? इसमें आपका इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, आपका अफ़गानिस्तान आ गया और आपका तुर्कमानिस्तान हो गया। इन तमाम की यहाँ पर एक जो है ना वो आपका क्या था, एक गैस पाइपलाइन थी। एक गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा था, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये इसको हम कहते हैं टापी, ठीक है? ये टापी आपका हो गया। अब टापी यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है? ये आपको मिल सकता है बिल्कुल, अगर आप जो है ना यहाँ से वो करो तो ये बहुत एक गैस का एक सिस्टम आपके पास आ गया एक मुल्क में आपके, और ये इंडिया में भी जा रहा है, तो इंडियन इंडियन इन्फ्लुएंस को भी आप यहाँ से काउंटर कर सकते हो। अब क्या है, ये देखें आप, इसके अंदर एक मोटरवे थी। वो मोटर कहाँ तक थी? पेशावर से लेकर, ये सॉरी ये यहाँ से आती है, ये हमने थोड़ा सा जो है ना वो मैप में समझ, सपोज़ ये जगह आपकी जो है वो पेशावर है। पेशावर से आती है आपकी यहाँ पर इस्लामाबाद में, ठीक है? ये आपकी इस्लामाबाद में आती है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मोटरवे है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, इस्लामाबाद नहीं है, ये आपका जलालाबाद है, जलालाबाद। यहाँ जलालाबाद तक ये आती है और ये एक ज़बरदस्त किस्म का मोटरवे है। फिर एक और आपकी जो अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से ले सकते हो कि 32 कंट्रीज़ जो है ना आपके, एशियन हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद ईयू, ये 32 कंट्रीज़ का यूरोपियन यूनियन के साथ एक कोलैबोरेशन का एक प्रोजेक्ट, एक नेटवर्क बनाना है, ये एक प्रोजेक्ट है। क्या है इसमें आपका जो है ना वो हाईवे हाईवे आपका जो है ना, ठीक है, 32 कंट्रीज़ की यूरोपियन यूनियन के साथ कोलैबोरेशन होकर एक नेटवर्क बनाना है, जो आपका इधर पीछे आपका जो है ना वो यूरोप है सारा, यूरोप के से जो है ना वो आपका उसी के अंदर आपका यूरोपियन यूनियन है, वहाँ से आपका अगर हाईवे बनेगा तो आप देखें कि फिर और 32 कंट्रीज़ हैं, तो उनका भी काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना वो अफ़गानिस्तान के तमाम मामलात हमने डिस्कस कर लिए। अफ़गानिस्तान का जो रिलेशंस थे वो हमारे ख़त्म हो गए।
हमने तमाम हिस्ट्री भी देख ली, तमाम हमने जो है ना वो करंट सिनेरियो भी के ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की कि भाई अब जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिल गई है काफ़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान ईरान के रिलेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये आपका पाकिस्तान आ गया, ये आपका अफगानिस्तान आ गया, और ये आपका जो है वो ईरान है, ठीक है। ये ईरान है, इसका मैप आप लोगों ने देख लेना है, जहन में रखनी है ये इसकी लोकेशन आपने। अब हम इसके साथ इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो रिलीजियस हमारी डायमेंशन है वो हम देखते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी शिया पॉपुलेशन मौजूद है, और ईरान तो है ही यहाँ पर शिया कंट्री है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जो है ना वो शिया है। अब क्या है शिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो है ना शियाओं की जो है ना वो, मैं कोई जो है ना तंज नहीं कर रहा, लेकिन जो शिया लोगों के जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको पता है सिक्योरिटी रीजंस जो है ना, सिक्योरिटी के जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी के जो है ना मसाइल, ठीक है। कहीं पर से भी अटैक हो सकता है और हुआ भी है, ठीक है। इसी वजह से शिया सुन्नी, आपको पता है इनकी जो है ना आपस में रिलीजियस डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है। काफ़ी जो है ना वो इनकी आपस में डिस्प्यूट्स हैं, वो अब उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आप लोग समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं, तो फिर लाजमी बात है ईरान का यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना इन्फ्लुएंस मौजूद है, ठीक है। ईरान क्या करता है, इनको फंडिंग करता है, इनको जो है ना सपोर्ट करता है। फिर आपने रिलीजियस लिंकेजेस तो जो है ना वो देख ही लिए, रिलीजियस लिंकेजेस भी ईरान के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो ईरान का एक अच्छा जो है ना वो, और भी इशूज़ हैं, यहाँ से भी स्मगलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर स्मगलिंग तो खैर दूसरे उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन ये रिलीजियस जो हमारी डायमेंशन है उसमें ये तमाम चीज़ें हमारी आ जाती हैं कि जो शिया हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता है एक टाइम पे शियाओं के ऊपर जो है ना वो काफ़ी अटैक्स हो रहे थे। तो उसके बाद फिर जो है ईरान ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया है, और उनको जो है ना शियों के ज़रिए ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी मौजूद है। अब दूसरा क्या है, देखें पाक सऊदी गुड रिलेशंस। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपके जो है ना वो सऊदी अरब है, ठीक है। तो सऊदी अरब से आपको पता है पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल अच्छे रिलेशंस हैं। सऊदी अरब आपको पता है एक सुन्नी कंट्री है, और ईरान आपको पता है कि एक जो है ना वो शिया कंट्री है, और इन दोनों की आपस में बनती भी नहीं है, टसल रहती है इन दोनों की आपस में, ठीक है। यमन क्राइसिस के अंदर आपको पता है यमन क्राइसिस में ईरान का जो है ना वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसीलिए भी सऊदी अरब की और आपके जो इंडिया है, सॉरी ये आपका सऊदी अरब और ईरान है, इन दोनों की आपस में टसल रहती है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया के जो गुड रिलेशंस हैं उससे इम्पेक्ट पड़ता है पाक ईरान रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। वो कैसे आपका इम्पेक्ट पड़ता है, वो ऐसे ही पड़ता है कि जो है ना पाकिस्तान अगर सऊदी अरब को खुश करने लग जाए तो ईरान नाराज़ होता है, ईरान को खुश करे तो सऊदी अरब नाराज़ होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को जो है ना वो यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, और आज दिन तक भी मौजूद है ये प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 3, इसका करंट सिनेरियो भी यही है, ठीक है। यमन क्राइसिस इसका करंट सिनेरियो है। पाकिस्तान को यहाँ पर मीडिएशन का रोल प्ले करना है, ठीक है, और पाकिस्तान ने किया भी, और जो है ना, लेकिन मसला क्या है कि दोनों की ईरान की जो शिया आइडियोलॉजी और सऊदी अरब की सुन्नी आइडियोलॉजी जो है वो आपस में बिल्कुल उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बिल्कुल भी नहीं बनते, लिहाजा ये नहीं मानते एक दूसरे को भाई, ठीक है। तो इसी, और इसके अलावा फिर एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि सऊदी अरब जो है आपका, वो ईरान की जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसका, उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करता है, और सऊदी अरब के साथ मिलकर सऊदी अरब ने जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, वो उसके अंदर, सॉरी अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, उसमें सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ है, ठीक हो गया। नंबर 3 हम देख रहे थे, नंबर 3 क्या है हमारा, ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको पता है कि ईरान जो है वो एंटी इजराइल है, और आपका जो यूएस है वो प्रो इजराइल है, ठीक है, वो प्रो इजराइल है। तो ये आपने देखना है कि ईरान इनका जो इजराइल के साथ फड्डा है, तो इसी तरह से
इसी तरह से यूएसए के और पाकिस्तान के भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अमेरिका, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखें, ये मैप आ गया आपका, ये आपका मैप आ गया। मैप आपको कहीं पर भी टाइम मिलता है फ़ौरन बनाएं, ताकि आपका जो है ना वो अच्छा जी। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि जो ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा था कि देखें, ये ईरान पाकिस्तान और इंडिया, ईरान पाकिस्तान और इंडिया आईपीआई जो गैस पाइपलाइन आपकी है, उसको भी यूएसए के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ। इसने पाकिस्तान को भी मना किया और इंडिया को भी मना किया कि भाई ये ख़त्म करो, यहाँ से ख़त्म करो ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, ताकि एक ईरान के ऊपर सैंक्शंस मजबूत हो सकें। ठीक है, ईरान के ऊपर आप लोगों को पता है सैंक्शंस लगाई हुई थी, वो उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके ऊपर फिर काफ़ी सैंक्शंस लगा दी थी। फिर पाकिस्तान को जो है ना अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे आप लोग याद रखें कि एलिजिडली, एलिजिडली का आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, एलिजिडली, कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। मतलब अब आप खुद नहीं कहें कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप ये ना कहें, आप ये कहें कि एलिजिडली पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर आर्म्स टू ईरान। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ठीक है, ईरान को न्यूक्लियर जो है ना वो प्रोग्राम के जो जितना भी सामान होता है, ना सिर्फ ईरान को, आपका लिबिया और आपका नॉर्थ कोरिया, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने ईरान को, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो, न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो सप्लाई किया है, न्यूक्लियर आर्म्स उसको दिए हैं। ठीक है, यही वजह है। ठीक है, एक और आज इसका आ जाता है कि ईरान अफ़गान रिलेशंस, तो इन दोनों के हमेशा अच्छे ही रिलेशंस रहे हैं, लिहाजा इसका जो है ना वो अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ता है। ठीक है, कल्चर है इनका है सिमिलर है, ईरान अफ़गानिस्तान के इनमें कल्चरल सिमिलैरिटी भी हैं काफ़ी। अफ़गानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर काफ़ी सारे जो उज़्बक कबीला है आपका वो रहता है, ताजिक आपके रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है बात। तो इनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनके अच्छे रिलेशन है, लिहाजा अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। अगला आपका क्या है, फिर हम बात करते हैं, अगला जो भी है नंबर ख्याल 5th है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सिर्फ याद रखना है कि इसमें सिर्फ ईरान पाकिस्तान नहीं, ईरान पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है। ये एक ट्राईलैटरल जो है ना वो था, प्रोजेक्ट था, जो कि नहीं हो सका। ठीक है, अमेरिका की इन्फ्लुएंस की वजह से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ईरान आपको पता है एनर्जी उसके अंदर बहुत है, मतलब ये कि एनर्जी से मुराद ऑयल, गैस वगैरह उसके पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान आपको पता है कि जो है ना वो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, एनर्जी हमारे पास है नहीं, लिहाजा ये जो प्रोजेक्ट हमने ख़त्म किया, ये हमारे अपने जो है ना, हमें इस हमारे ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अमेरिका की बात तो हमने मान ली, लेकिन फ़ायदा उसका हमें कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ईरान जो है आपका, वो ऑलरेडी पाकिस्तान को कितने जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, 74 से 100 मेगावाट्स जो है ना वो इनको दे रहा है। ठीक है ना, और ख़ास तौर पे ये जो इतने 100 मेगावाट दे रहा है, ये बलूचिस्तान के लिए वो दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी इसका जो है ना एनर्जी के लिए काफ़ी वो पड़ रहा है। ठीक है, तो गैस भी आपको पता है, गैस से भी एनर्जी भी बनाई जाती है। फिर और इसका आपको पता है 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, वो अंडर नेगोशिएशंस है। तो दुआ करें वो प्रोजेक्ट, अगर वो जो है ना जो आपका प्रोजेक्ट है वो जो है ना वो डन हो जाता है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन थी, इसके बारे में थोड़ी सी और देख लेते, कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है। इसकी जो है ना ये इसकी 1150 किलोमीटर इसकी जो है ना वो थी। तो ईरान ने आपको पता है 900 किलोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन थी, वो काम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, मगर फिर आपको पता है सैंक्शंस लग गई यूएसए की तरफ से, तो फिर मसला ख़राब हो गया। ठीक है, और इंडिया ने भी इसके अंदर से विड्रॉ कर लिया। फिर आपका एक है 6th, ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप में बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड में क्या है, आप लोगों ने पता नहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि
पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो 32 मिलियन डॉलर जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है। किसको? ईरान को। इंपोर्ट कितनी है? इंपोर्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ 0.27 आपकी जो है ना वो है इंपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट कितनी करता है? 0.27 मिलियन, और एक्सपोर्ट करता है 32 मिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान क्या क्या करता है इसमें? पोटैटोस करता है, पोटैटोस के अलावा आपका जो है ना राइस, मैंगो, ये चीज़ें वहाँ पे, और आपका मीट, आपका गोश्त जो है वो भी वहाँ पर वो एक्सपोर्ट करता है। ये आपके एक्सपोर्ट्स आ गए। इंपोर्ट्स आपके क्या क्या हैं? आपका पेट्रोकेमिकल जो है ना वहाँ से वो किया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो है ना वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है, ट्रेड लिंक्स में, ठीक है। नंबर 7 आपका देख लेते हैं। इसमें आपके जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। टेररिस्ट एलिमेंट्स क्या हैं आपके? आपको पता है बॉर्डर क्लैशेस यहाँ पर भी मौजूद हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ है वो यहाँ पर भी हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? आपका अल्लाह भला करे, तफ्तान बॉर्डर, तफ्तान का जो इलाका है यहाँ पर बॉर्डर क्लैशेस मौजूद हैं, ठीक है, बलूचिस्तान और ईरान के बीच में। फिर जैश ए अदल, एक जो है ना वो ग्रुप है, एक तंजीम है, जैश ए अदल, ये बलोच सुन्नी ग्रुप है। तो बलोच सुन्नी ग्रुप जो है ये, अब लाजमी बात है एंटी शिया ही होगा, ठीक है। तो ये फिर अटैक करता है शियों के ऊपर, इस वजह से भी क्लैशेस चलते हैं बॉर्डर्स के, ठीक है। फिर आपको पता है कि कलभूषण यादव भी एक, उसको हम टेररिस्ट एलिमेंट में शुमार करते हैं क्योंकि वो एक स्पाई था, ठीक है। वो भी ईरान के रास्ते से ही आया था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। नंबर 8 हमारी है डिफेंस कोऑपरेशन। इसमें पाकिस्तान और ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, ये हुआ 1989 को। तो ये आपस में फिर क्या करते हैं, डिफेंस कॉरपोरेशंस जो हैं, डिफेंस कॉरपोरेशंस, उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज करते हैं आपस में, ठीक है। ये इस जो है ना वो एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ना सिर्फ ये कि डिफेंस की एनर्जी भी इसके अंदर एक्सचेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ये लोग एक्सचेंज करते हैं, इस एग्रीमेंट का हिस्सा है, ठीक है। फिर जुलाई 2018 में इसको दोबारा से जो है ना वो इसी एग्रीमेंट को दोबारा से रिवाइव भी किया गया। अब 9th जो है हमारा वो है इंडिया ईरान रिलेशंस। ये भी जो है ना पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है चाबहार पोर्ट यहाँ पर इंडिया जो है ना वो बना रहा है, और ये आप देखें मैप, ये आपका जो है ना वो चाबहार पोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका जो है ना वो गवादर पोर्ट है, चाबहार। और ये जो है ना आपका ये इलाका जितना भी है, इसको हम कहते हैं पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ का जो इलाका है ना आपका, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपका हर साल 40 पर, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इधर अरब कंट्रीज़ हैं, ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये हमेशा हर साल 40% जो ऑयल है यहाँ पर वो यहाँ से ट्रेड होता है। इससे पाकिस्तान भी लेता है, फिर इंडिया भी इससे लेता है, चाइना भी इससे लेता है। तो यहाँ से क्या होगा, इंडिया का जो है वो कंपटीशन है गवादर रूट के साथ, कंपटीशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। तो ये इनके अच्छे जो रिलेशंस जो हैं वो हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं, और कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर चाइना की आपको पता है मिलिट्री यहाँ पर मौजूद है। नंबर 10 स्मगलिंग, एक स्मगलिंग रूट है। ये स्मगलिंग रूट कैसे है? आपको पता है यहाँ से जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स वो यहाँ से जो है ना स्मगल होते हैं। आपका जो है ना वो, आपका अल्लाह भला करे, गुटखा, गुटखा, छालिया, ये तमाम चीज़ें यहाँ से वो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी और क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, पेट्रोल, ऑयल जो है आपका, वो आपका यहाँ से स्मगलिंग होकर आता है यहाँ से, ठीक है। ईरानी पेट्रोल आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो है ना, लोगों ने जो इल्लीगल है शॉप्स खोल के बैठे होते हैं और जो है ना वो ईरानी पेट्रोल बेच रहे होते हैं। अब क्या है, ये आपको ड्रैग कर रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान का हमने जो स्मगलिंग का जो ड्रग रूट था, ट्रेड रूट था, वो हमने देखा था, वो भी पाकिस्तान को ड्रैग करता, ड्रैग इनटू FATF। ये पाकिस्तान को
इसमें FATF में, FATF क्या है? FATF फेडरल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है जो नज़र रखती है दुनिया के अंदर, और ये अमेरिका ने बनाई है कि कौन कौन दुनिया के अंदर स्मगलिंग कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है ना वो 2 नंबर तरीके से पैसा ला रहा है, ले जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो, फिर ये इसके अंदर अगर कोई बंदा जो है ना FATF लिस्ट में आ जाए, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, अब इसमें 3 है, वाइट है, ग्रे है और आपकी ब्लैक लिस्ट है। वाइट लिस्ट में कोई होता है तो बस वो ओके होता है, उसका स्टेटस ओके होता है, ठीक है, उसको IMF जो है वो फंडिंग कर सकता है, कोई भी कंट्री को, कोई भी कंट्री अगर उसको हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर ग्रे लिस्ट में है तो भाई ये आपके लिए एक वार्निंग है, ठीक है, और अगर ब्लैक लिस्ट में है तो आप फिर सैंक्शंस आप पे लग जाते, जैसे ईरान पे लगी है, ईरान जो है वो आपका ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान आपका जो है वो आपका ग्रे लिस्ट में है। तो ये हमें ड्रैग कर रहा है वहाँ पर FATF में। तो अब क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी IMF फंडिंग आ तो रही है। ब्लैक लिस्ट वालों को IMF की नो फंडिंग, कोई फंडिंग नहीं है, इसीलिए ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, उस पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है। तो बस ठीक है, फिर काफ़ी लंबा हो गया आज का लेक्चर हमारा, इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हुआ काफ़ी दफ़ा बीच में, लेकिन अच्छा हुआ साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। अब अपना जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर बाद में जो है ना, बाद में पूछना चाहें तो भी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी पूछना है अभी पूछ लें। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।